हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट आए। आप सभी को आपके गुरु जयदीप सिंह का बेहद प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं टाइम पर हूँ। चलिए फटाफट से आए, स्टार्ट करते हैं अपना महायुद्ध। हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना इंग्लिश स्पेशल बैच, जिसमें आप लोग सभी प्यारे बच्चों का बड़ा ही बेहतरीन रिस्पॉन्स है। और माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एडमिशन मैंने 3 या 4 दिन पहले ही क्लोज करा दिए हैं, क्योंकि इसमें सीट्स फुल हो चुकी हैं। अब जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनको नेक्स्ट बैच के लिए बोले, 15-20 दिन बाद निकालूंगा, वो उसमें ज्वाइन कर पाएंगे। बारिश नहीं हो रही भाई, यहां एकदम धूप है। कल रात को मैं 11:10 पे करीबन लाइव आया था, 11:10 पे अपने YouTube चैनल पे, जिसपे कल हमने वोकैब की थी, फ्रेजल वर्ब्स, जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड थी। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे जग रहे थे उस टाइम पे, लाइव थे वो। जिन्होंने वो वोकैब सेशन नहीं देखा है, वो अपना वोकैब सेशन अपना कंप्लीट कर लें, अभी वो वीडियो सेव रहेगी। सो मेरे बच्चे, जो वोकैब सेशन है वो सेट के साथ मैंने चलाए हुए हैं। आई होप आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। हो गया ना, 2 अलग अलग सेटअप तैयार हो गए हमारे, कि वहां हम वोकैब कर लेते हैं रात को मैं आ जाता हूं, तो उससे एक और फायदा हो जाता है, आप मोटिवेशन आपको मिल जाता है, पूरी रात पढ़ लेते हो आप लोग फिर उसके बाद। चलिए जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट आए। वोकैब का टाइम चेंज कर तो दिया बच्चे, 9:45 किया है, आज 9:45 पे करते हैं। आज 9:45 पे आऊंगा मैं लाइव, ठीक है ना। 9:45 10 बजे तक, 9:45 से 10 बजे के बीच में मैं आ जाऊंगा, ठीक है। ये रख लेते हैं। 9:30 तक होती है आपकी मैथ्स की क्लास सर की। ठीक है जी, चलिए कोई लेट नहीं हुआ, सब टाइम पर है। चलो जी, अब मुझे बताएं, अब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल चालू करते हैं। एकदम टाइम पर आया हूं मैं, 11 हो गई जी 5 मिनट। 10 PM कर दें लाइव सेशन। चलो बेटा, वही 9:45 से 10 के बीच में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मजा आ रहा है ना, अच्छी चल रही है ना जिंदगी, अब तो नहीं डर लग रहा है इंग्लिश से। बेटा मैं कोई भी पार्ट आपका ऐसा नहीं छोड़ूंगा। कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराऊंगा। ग्रामर तो आप देख ही रहे हो, कितनी बाल की खाल निकाल के, मैं नाउन को भी बाल की खाल निकाल के पढ़ा रहा हूं। सारी चीजों को अच्छे से करेंगे। और वोकैब तो आप जानते हो, आपके गुरु का नेचर, वोकैब भी मैंने साथ ही साथ चला रखी है कि 100 घंटे मिनिमम मैं आपको वोकैब करा जाऊं, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए जी, तो आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, जब स्टार्ट कर लेते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए जी, सो आज ट्यूसडे की क्लास है हमारी, 16 जून आज की तारीख है मेरे बच्चे। एक बच्चा कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास है। बेटा हमारी ऐप पर जो रिकॉर्डेड क्लास बैच होते हैं, वो रिकॉर्डेड उन पे बकायदा लिखा जाता है, साइड में लिखा हुआ आता है, ये लाइव क्लास है, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं। इंग्लिश की कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होती, ठीक है जी। बेटा जो YouTube पे वोकैब मैं करा रहा हूं अपने चैनल पे, वो उसकी PDF नहीं, आप उसके हैंडआउट्स नोट्स बनाओ मेरे बच्चे। मैं भी तो लिख के ही कराता हूं ना, नोट्स बनाओगे दिमाग में सेट होगी वोकैब। हर चीज को PDF में मत उतारो यार, ये तो टीचर्स ने ना 1-2 में देखता हूं बिगाड़ दिया है बच्चों को, पता है। हर चीज की PDF, हर चीज की PDF। बेटा लिखना सीख लो, अगर लिखा नहीं ना, कुछ भी दिमाग में नहीं बैठेगा। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, ये नहीं पता। कंगना का इंटरव्यू सुन लिया क्या तुमने? कंगना का इंटरव्यू सुन लिया आपने? बहुत अच्छा बोला है और एकदम सच बोला है, ठीक है। कल से कंगना का इंटरव्यू छाया हुआ है, एकदम सच बोला है मेरे बच्चे। चलो जी, देखें अब स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे बात की कहानी। हाँ, कल 11 बजे मैंने 11:10 पे करीबन लाइव किया था बच्चे वोकैब। चलिए जी, आपसे गल्ला हो गई, बात खत्म करो। कल मुझे एक बार बता दो मेरे बच्चे, टॉपिक नंबर हमारा कौन सा चल रहा था? टॉपिक नंबर 9 था आई थिंक, ठीक है जी। ध्यान दो, टॉपिक
टॉपिक नंबर 9 में मैं आपको करा रहा था कंफ्यूजन, और उस कंफ्यूजन में मैंने कराया कंफ्यूजन टॉपिक नंबर 7 से रिलेटेड और टॉपिक नंबर 8 से रिलेटेड। ठीक है, छोटे से तौर पे मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, फिर आगे की गल्ला करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो जी, टॉपिक नंबर 7 जो हमने किया था वो किया था नाउन के काइंड्स, जिसमें हमने नाउन के काइंड्स में बच्चे 5 काइंड्स पढ़े। फिर हमने ये नाउन के टाइप्स बोल दिया था, जिसमें मैंने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आपको कराया था। ठीक है मेरे भाई, चलो जी आगे बातचीत करते हैं। अब मैंने इसको थोड़ा सा इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया और मैंने एक फाइनल कैटेगरी रखी, जिसमें मैंने आपको कल समझाया था बच्चे, एक है अपने काउंटेबल नाउन, ठीक है जी, और एक है हमारे अनकाउंटेबल नाउन। थोड़ा सा मैं पिछला रिवाइज करा देता हूं बेटा, ताकि आज की क्लास से हम कनेक्ट कर पाए। ठीक है जी, फिर मैंने आपको कल सिखाया था जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की कहानी है। मैंने आपको बोला था कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो अपने आप में प्रॉपर नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट में ही आता है, क्योंकि बच्चे प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। अगर वो पर्टिकुलर का नाम है तो वो दुनिया में फिर मैं एक ही मान के चल रहा हूं बच्चे। अगर दिल्ली है तो दिल्ली फिर एक ही है, अगर इंडिया है तो इंडिया फिर एक ही है, हम ऐसा ही मान के उस चीज को चल रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये चीज यहां पर हम मान के चल रहे हैं। दिवेश, देखो दिवेश एक बात पूछ रहा है, मैं बता देता हूं, रेलिवेंट क्वेश्चन है। सर जो वोकैब की क्लास है वो यूट्यूब पे तो आती है, ऐप पर क्यों नहीं अपलोड करा देते आप? उसका एक रीजन है मेरे बच्चे, ऐप पर हमारी क्लास अपनी सेव होती चल रही है, ये वाली चीज, ये सेशंस हमारे सेव होते चल रहे हैं। अगर इसके बीच में मैंने वोकैब को मिक्स कर दिया तो खामखा पजल हो जाओगे, ग्रामर और वोकैब फिर अपने आप में डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे आप। बीच में इतनी सारी क्लासेस मिक्स हो जाएंगी कि जो ऐप के बैच का जो लोड है वो ऐप ही फिर लोड नहीं उठा पाएगी उस चीज का। क्लियर हो गया ना? इस चीज को तो समझो आप। अब आपके दो स्तंभ हो गए कि आप मेरे YouTube चैनल पर गए, आपको वहां वोकैब सेशंस की प्लेलिस्ट बनी हुई दिखी, बेटा वोकैब हो गया। फिर आप ऐप पर आए और ऐप पर आकर आपने देखा हाँ ये सारी की सारी ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस, डाउट सेशंस, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर्स, वो सारे आपके ऐप पर हो गए। आपका गुरु आपको बेटा इतना ज्यादा पढ़ाने वाला है कि वो एक साथ इतना मिक्स ना हो जाए। आपको नहीं लग रहा किस हिसाब से मैं नाउन चला के रखा है मैंने? इतने प्यारा और इतना ज्यादा पढ़ाने वाला हूं बच्चे, इसलिए उसको 2 टाइप में बांटा है कि वोकैब सारी सेशंस वहां हो जाए, यहां जितनी भी सारी अपना बाकी चीजें बच गई वो यहां आती चली जाएंगी। ठीक है ना? इस तरीके से स्टेप मैं बहुत सोच समझ के स्टेप लेता हूं मेरे बच्चे, बहुत सोच समझ के, क्योंकि मेरे स्टेप्स में आप सबका करियर जुड़ा हुआ है। अरे क्या चल रहा जी, कॉफी के लिए बुलाए जो। ठीक है जी मेरे भाई, चलिए बच्चे देखते हैं। तो काउंटेबल नाउन की अगर बात करते हैं, अब वापसी आते हैं, पढ़ ले, है ना? आप भरोसा रखो बच्चे, जैसा मैं कहते चल रहा हूं वैसा आप करते चलो। आप सबको पता है मैं बहुत बेहतर करने वाला हूं, आप लोगों के लिए तो मेहनत कर रहा हूं बेटा। रात को कल मेरा थोड़ा सा मन नहीं था, ठीक है, थोड़ी मतलब थका थका महसूस कर रहा था, शाम को जाके खेल भी लिया, फिर थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया घर पे, फिर मैंने सोचा नहीं करते हैं, 11 बजे मन किया, लाइव ही आ गया मैं फिर। चलो बच्चे देखो, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। बच्चे अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में प्रॉपर नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन मैंने कल समझाया। और कॉमन नाउन मैंने कल आपको बताया था बेटा, कॉमन नाउन जो होता है वो काउंटेबल होता है। काउंटेबल होने का उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि उसका सिंगुलर और उसका प्लूरल पॉसिबल है। अगर सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल है तो वो काउंटेबल नाउन है बेटा। प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल कोई पॉसिबल नहीं है, वो किसी का नाम है, उसका क्या सिंगुलर करोगे और क्या प्लूरल करोगे, ठीक है। फिर हमने देखा अगर प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल हो जाए तो बच्चे वो प्रॉपर नाउन प्रॉपर नहीं रहता, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉमन नाउन में। चलो हमने ये पॉइंट कल की क्लास में यहां पर मैंने एंड किया था और आपको ये समझाया था किसी भी चीज के यूज पर डिपेंड करता है कि वो एग्जैक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ये नहीं कि आप उसको पहले से रटो। कल मैंने मजाक मजाक में नहीं कहा था रोहित कौन सा नाउन है, फिर मैंने आपको मस्ती मजाक में बोला था बच्चे रोहित अपने आप में प्रॉपर है या कॉमन है, पता चलेगा उसके यूज पर, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बता पाएंगे। क्लियर हो गया ना? ऐसे तो फिर अंदाजा लगाने वाली बात है कि रोहित प्रॉपर रहा होगा। चलो जी अब बातचीत आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ,
हमने नाउन के काइंड्स को इससे रिलेट करना था, काउंटेबल अनकाउंटेबल से। सो प्रॉपर नाउन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कॉमन नाउन कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। प्रॉपर को अगर कॉमन की तरह यूज करोगे तो वो कॉमन ही बच गया, तो वो काउंटेबल हो गया। सही है। सो हमारा प्रॉपर नाउन खत्म, कॉमन नाउन खत्म। चलिए बात करते हैं मटेरियल नाउन। अब मैं आगे की क्लास यहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वोकैब की कोई बुक परचेज मत करना, आपका गुरु आपके साथ है। सो मैं सारा कंटेंट देने वाला हूं, कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। खर्चा मत करो यार, घर वाले बहुत मेहनत पसीने की कमाई लाते हैं। क्लियर हो गया ना? सो प्लीज खर्चा मत करो, ठीक है? ध्यान दो बेटा। इसका कंफ्यूजन मतलब वो कंफ्यूजन हो सकती है, उसको दूर कैसे करें? बच्चा कह रहा है नो कंफ्यूजन नाम रख दो, तो नो कंफ्यूजन लिख दे बेटा, ठीक है? नो कंफ्यूजन लिख दे। चले मेरे बच्चे, अब बात करते हैं आगे। तो हमने देखा काउंटेबल में ये कंसीडर हो गया। मुझे बताओ मटेरियल नाउन क्या होना चाहिए? मटेरियल नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल मैं पढ़ा चुका हूं मेरे बच्चे अपने आप में। यहां से देखो, अब आपकी क्लास ऐसे रिलेट होगी। मटेरियल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी मटेरियल से आप कुछ ना कुछ कन्वर्ट करके बनाते ही हो। किसी भी मटेरियल से आप कुछ ना कुछ मेरे बच्चे कन्वर्ट करके, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करके, कुछ ना कुछ बनाते ही हो, ठीक है? तो उन चीजों को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है? मैं कमेंट देखते हुए चल रहा हूं बच्चे, फिर देखो ना मैं इधर कमेंट देख रहा होता हूं तो इधर से ध्यान हट रहा होता है, ठीक है? सो मटेरियल नाउन को हमें क्या मानना चाहिए? अनकाउंटेबल, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करके ही आप कुछ ना कुछ बनाते हो। सपोज आपके पास गोल्ड है बच्चे, आप गोल्ड को मेल्ट करते हो और उससे जिसकी भी शेप दोगे वो चीज बन के तैयार हो जाती है। सो आपको ध्यान क्या देना है? मैंने आपको सिखाया था मटेरियल नाउन अपने आप में बनता है अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती, उसकी क्वांटिटी होती है। सिंपल सा फैक्ट है। क्लियर हो गया? आसान सी बात है बच्चे। सो उस तरीके से आप मटेरियल नाउन को लोगे। बट एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं, सपोज करो प्लास्टिक, बच्चे प्लास्टिक तो अपने आप में एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा और उस प्लास्टिक को यूज करके आप कुछ भी बना लोगे, सही है? सो प्लास्टिक तो अपने आप में मटेरियल नाउन हुआ, ऑटोमेटिकली बात है, और क्या हो गया? अनकाउंटेबल। बट बच्चे जो प्लास्टिक से चीजें बनाओगे, जो प्लास्टिक से थिंग्स बनाओगे, अरे हो सकता है वो काउंटेबल हो जाए। चीजें हैं, सपोज करो आपने प्लास्टिक से बना दी चेयर, तो बेटा चेयर तो काउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि वो कॉमन नाउन है। चेयर भी है तो चेयर्स भी है। सपोज करो आपने प्लास्टिक से बनाया पेन, तो बेटा पेन तो काउंटेबल हो गया, क्योंकि पेन भी है पेन्स भी है। तो मैं यहां पता है क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चे, कि मटेरियल नाउन अपने आप में होता है अनकाउंटेबल, ठीक है? उस मटेरियल नाउन से जो चीजें बनती हैं बेटा वो काउंटेबल हो सकती हैं। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? अरे एक कम करो, और अभी मेरे को दे देना, ठीक है जी मेरे बच्चे? सो मटेरियल नाउन अपने आप में होता है अनकाउंटेबल, बट बच्चे उस मटेरियल को यूज करके जो चीजें बनाते हो वो क्या हो जाती हैं? काउंटेबल। क्लियर हो गया बेटा? ईगोसेंट्रिक जब आप बोलते हो, ईगोसेंट्रिक पर्सन वगैरह, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बेहद आसान होती है, यूज पे डिपेंड करता है। जब आप ईगोसेंट्रिक पर्सन बोलोगे तो आप क्या बोल दोगे? कि अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। सिंपल है बच्चे। एक पूछ रहे सर आपके YouTube चैनल का क्या नाम है? मार खाने वाला है तो बेटा, तब से ही मैंने बता के चला, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह सर्च करो। चलो जी, आसान हो गया। सो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन से जो चीजें बनेंगी बच्चे वो काउंटेबल हो सकती हैं, बट अपने आप में जो मटेरियल नाउन है वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। फिर उसको मटेरियल को रॉ मटेरियल की तरह यूज करके क्या बनाई जाएंगी? थिंग्स। कोई भी चीज बनाई वो अपने आप में जो थिंग्स आने वाली हैं वो क्या हो जाती हैं? काउंटेबल। हो गया जी आसान। तो ये हमने मटेरियल नाउन से सीखा, ठीक है? चलो बच्चे अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो हमने क्या देख लिया? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन। अब बात करें एब्स्ट्रैक्ट। मुझे बताओ एब्स्ट्रैक्ट में काउंटेबल में डालूं या अनकाउंटेबल में डालूं? सवाल बिल्कुल जायज है सर, आप हमें पढ़ा चुके हो एब्स्ट्रैक्ट तो अपने आप में होता है फील ओनली। सो बट ऑब्वियस बात है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको डालना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन में। इसलिए मेरे बच्चे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बहुत बढ़िया, गजब का रिस्पॉन्स है, सबने अनकाउंटेबल बोला है। तो हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब अपने आप में बनता है तो वो बन जाता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। सो यही चीज हमने यहां पर डिस्कवर की, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है फील ओनली, और फील ओनली वाली कैटेगरी अनकाउंटेबल में हुई।
दूसरा, फिर मैंने सिखाया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ ना कुछ आपको देखना है कि सफिक्स हो रहा होता है, उससे बन जाता है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। आसान हो गया जी। अब देखो मेरे बच्चे, कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया, मटेरियल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, बट एक रह गया कलेक्टिव। अब पॉइंट हमारा आता है सर मैं कलेक्टिव को काउंटेबल में डालूं कि अनकाउंटेबल में डालूं, उसको मैं सेपरेट कराऊंगा। इसके बाद एक बार आप यहां तक एक बार नजर डालो, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर आगे की बात करते हैं मेरे बच्चे। फिर आगे की बात करते हैं। नेहा बेटा मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूं, चलो फटाफट से देखो एक बार इसको, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है जी, हो गया। चलो मेरे भाई आगे बात करते हैं। अरे बेटा ईगोसेंट्रिक वाली कमेंट आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? अभी तो बताया मेरे बच्चे, ईगोसेंट्रिक पर्सन होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, और वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाता है। चलो जी, एन ईगोसेंट्रिक पर्सन, जब आप ऐसे बोलते हो मेरे बच्चे एन ईगोसेंट्रिक पर्सन, सो वहां पर्सन क्या हो गया? नाउन। तो ईगोसेंट्रिक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। चलो देखो, अब बातचीत करते हैं, जरा आगे गल करते हैं। मैंने बोला अब मुझे सीखना है एग्जैक्टली कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अब आप एक बात नोटिस कर पाए बच्चे, नाउन के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल में ही कंसीडर होकर लिए जाते हैं, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट कवर हो गए। अब मुझे देखना है कि कलेक्टिव नाउन अपने आप में क्या है। चलिए जी आंसर करें, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? कलेक्टिव नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बताइए। कलेक्टिव नाउन काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? हुई ना कंफ्यूजन? चलिए इसी कंफ्यूजन को एक बार दूर कर लेते हैं। बेहद आसान है। याद रखना, अगर मैं यहां पर सपोज करो लिखता हूं क्लास, ठीक है, अगर मैं यहां लिखता हूं क्लास, तो आपको पता है कलेक्टिव नाउन होता है क्लास, सही है, क्योंकि क्लास क्या होता है? क्लास किसकी कलेक्शन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कलेक्शन है, ठीक है। सो बेटा क्लास को आप क्या कर सकते हो? क्लासेस। सो क्लास हुआ सिंगुलर, क्लासेस हुआ प्लूरल। क्लास हुआ सिंगुलर और क्लासेस हुआ प्लूरल, तो सही है। अगर बेटा इसका सिंगुलर प्लूरल हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल। अगर क्लास का क्लासेस कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, वो क्या हो गया? काउंटेबल, सही है। अगर मैं लिखता हूं मेरे बच्चे, ठीक है, सपोज बेबी ऑफ द गर्ल्स, बेबी ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। बेबी होता है गर्ल्स के जो है कलेक्शन को बोल देते हैं, या प्रिटी वुमेन के कलेक्शन को बोल देते हैं, सही है। सो बेटा क्या यहां बेबी का बेबीज हो पाएगा? उसी को अब हमने देखना है। अब मैं आपको सिर्फ नॉर्मल बता देता हूं बेटा, आप यहां बेबी का बेबीज करोगे तो वो गलत हो जाएगा, खाली बेबी। इसका मतलब इसका तो प्लूरल नहीं हो पा रहा। अगर प्लूरल नहीं हो पा रहा तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था? जिसका प्लूरल ना हो पाए अपने आप में वो क्या है? अनकाउंटेबल। और जिसका प्लूरल भी हो है और सिंगुलर भी है तो वो क्या है? काउंटेबल। तो यार ये तो धोखा दे रहा है कलेक्टिव नाउन। क्या कभी कभी प्लूरल हो रहा है और कभी कभी प्लूरल नहीं हो रहा है। सो बेटा जब जब प्लूरल नहीं होगा तो अपने आप में क्या बनेगा? अनकाउंटेबल। और जब जब प्लूरल हो जाएगा तो अपने आप में क्या बन जाएगा? काउंटेबल। इसका मतलब हमारे साथ हुआ है धोखा। क्या धोखा? इसके यूज पर डिपेंड करता है मेरे बच्चे कि वो कलेक्टिव नाउन वहां काउंटेबल है या वो कलेक्टिव नाउन वहां अनकाउंटेबल है, उसके यूज पर डिपेंड करेगा। सो इसीलिए इसी चीज को सिखाने के लिए मैंने यहां लगाए दो एरो, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है जी। अगर एक एरो में मैं आपको सिखा रहा हूं सिंगुलर, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं पॉसिबल। क्या पॉसिबल है जी? पॉसिबल है सिंगुलर करना, पॉसिबल है प्लूरल करना, ठीक है। अब ध्यान दो, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है उसको सिंगुलर से क्या करना? प्लूरल। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है।
पॉसिबल नहीं है उसका सिंगुलर से क्या करना, प्लूरल करना। मैं भी सिखाता हूं ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, ध्यान दो। इसीलिए जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था कि मेरे बच्चे अगर क्लास है, हाँ, तो आप बोल पा रहे हो क्लासेस, इसका मतलब यहां जो क्लास है वो काउंटेबल है और यहां जो क्लासेस है वो भी काउंटेबल है, तभी तो क्लास का क्लासेस हो गया। चलिए जी, ये बात यहां आती है। दूसरा सुनो, नॉट पॉसिबल में मैंने कैसे डाला, नॉट पॉसिबल में डाला बच्चे सिंगुलर से अगर क्या ना कर पाओ, प्लूरल। अब ऐसा कब होता है, बातचीत बड़े ध्यान पूर्वक बड़े अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं यहां और यहां जब इनकी बात कर रहा हूं तो सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल था, हमने काउंटेबल बोल दिया। जब मैं उसकी बात कर रहा हूं सिंगुलर प्लूरल उसका पॉसिबल नहीं बन पा रहा, सो हमने उसको क्या बोल दिया, अनकाउंटेबल बोल दिया। डालिए, अनकाउंटेबल बोल दिया, ठीक है जी मेरे भाई। तो हम ये ट्रीट करके चल रहे हैं, ठीक है। अब इसको समझना क्या है, समझना, बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। जब हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे होते हैं तो हम कलेक्टिव नाउन में क्या करते हैं, पहले हम कलेक्शन का नाम लिख देते हैं, जैसे द बेबी, ठीक है, द बेबी। अब मैंने यहां एक सिंपल सी यहां पर एक बात लिख दी, द बेबी, ठीक है। अब मुझे बताओ वो कलेक्शन किसकी है, ये बेबी यहां अपने आप में कलेक्शन किसकी है। अभी मैंने बोला ये कलेक्शन हो सकती है गर्ल्स की, ये हो सकती है प्रिटी वुमेन की। सो बच्चे अब हमें ये नहीं पता चल रहा आखिरकार ये कलेक्शन है किसकी, आखिरकार ये कलेक्शन है किसकी। सो हमने देखा कि इसको अगर ये कलेक्शन हमें समझ नहीं आ रही किसकी है, सो मनदीप बेटा ये लाइव क्लास है, तो अगर तेरी इतना तो समझदार होगा ना बेटा, अगर मैं तेरी कमेंट पढ़ पा रहा हूं तो बच्चे वो लाइव क्लास ही होगी ना, क्यों खामखा आप कंफ्यूज रहते हो बच्चे, तो कुछ तो समझा करो। अगर मनदीप मैं बेटा आपकी कमेंट पढ़ रहा हूं, आपने गुस्से वाला फेस बनाया हुआ है, कहते नहीं ये तो रिकॉर्डेड है, तो मेरे बच्चे तो फिर वो अपने आप में ईगोसेंट्रिक को नाउन और एडजेक्टिव के यूज पे दिखाया हुआ। बेटा मैंने बोला यूज देख लिया करो किसके तरीके से यूज हुआ है। अगर मेरे बच्चे ईगोसेंट्रिक पर्सन हम बोलते हैं तो ईगोसेंट्रिक वहां अपने आप में क्या किस तरीके से यूज हुआ है, एडजेक्टिव के तरीके से यूज हुआ है। आप परेशान ही हो तब से इस कमेंट में, ठीक है, हो गया, अब कंफ्यूजन दूर हो गई, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए अब बातचीत करते हैं आगे। सो कोई भी रिकॉर्डेड क्लास बोल के बच्चे बाकी बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें। आप क्यों परेशान होते हो मेरे बच्चे। देखो मैंने बोला बेटा द बेबी, अगर मैं द बेबी को वहां लिखता हूं और सिर्फ इतना लिख के छोड़ता हूं, सो हमें समझ आता है कि मुझे तो यही समझ नहीं आया बेबी है तो ये कलेक्शन किसकी है सर, मेरे को तो पता ही नहीं। जब मेरे को नहीं पता तो बच्चे मैं बताऊंगा ये कलेक्शन किसकी है, तो मुझे बताना पड़ेगा आपको ये कलेक्शन किसकी है। जब मैं किसी भी चीज को बताऊंगा तो मेरे बच्चे मैं उस चीज को अपने आप में क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं किसी चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा, बताना तो मुझे पड़ेगा वो कलेक्शन किसकी है, तो मैं उसको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा। बताने के लिए मैंने एक ऑफ प्रेपोजिशन का सहारा लिया, मैंने बोला द बेबी ऑफ द गर्ल और गर्ल्स, मैंने यहां ये लिख दिया द बेबी ऑफ द गर्ल या गर्ल्स। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं एक अपने आप में कलेक्शन की बात कर रहा हूं, अगर मैं अपने आप में कलेक्शन की बात कर रहा हूं, सो मुझे बताओ कलेक्शन किसी एक से बनेगी या ज्यादा की बनेगी, कलेक्शन किसी एक की बनेगी या कलेक्शन किसी ज्यादा की बनेगी। तो हमें बातचीत समझ आती है सर, द बेबी ऑफ द गर्ल एक की कलेक्शन नहीं होगी, वो किसकी होगी बच्चे, ज्यादा की कलेक्शन होगी। अगर मेरे बच्चे ज्यादा की कलेक्शन होगी तो वहां क्या आएगा, गर्ल्स, क्या नहीं आ सकता, गर्ल, वो कट गया। इसका मतलब बना द बेबी ऑफ द गर्ल्स, द बेबी ऑफ द गर्ल्स। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संगम बेटा आवाज आ रही है, आप अपना प्लीज फोन चेक करें, ईयरफोन लगाओ मेरे बच्चे, ठीक है। तो द बेबी ऑफ द गर्ल्स, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, गर्ल्स। अब देखो एक बातचीत बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। अगर बच्चे वहां सपोज करो 50 गर्ल्स हुई, 50 गर्ल्स हुई, तो 50 गर्ल की कलेक्शन को क्या बोलोगे, बेबी, ठीक है। सपोज करो वहां 20 लड़कियां और आ गई, तो आपने बोला सर कितनी हो गई, 70, तो अब क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर कलेक्शन तो सेम रहेगी ना, बेबी।
बेवी ऑफ द गर्ल्स। अब उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स से डिपेंड नहीं करता कि उसको आप बेवी बोलो कि बेवीज बोलो। सो एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर ये बेवी यहां अपने आप में आपने लिखा है, तो क्या मुझे इसका प्लूरल करने की जरूरत है या जरूरत नहीं है? आपने बोला सर जरूरत नहीं है। मैंने बोला जरूरत क्यों नहीं है? अरे कितनी भी गर्ल्स हो बेटा, उसके कलेक्शन को तो बेवी बोलोगे तो सेम ही रहने वाला है। चाहे आप वहां नंबर ऑफ गर्ल्स एक करो, चाहे वहां सैकड़ों करो, चाहे वहां हजारों करो, की फर्क पैदा है? अगर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब आपको वहां बेवीज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है जी, पहली बात। दूसरा, एक बच्चा कह रहे सर लाइव क्लास है बट डाउट आप नहीं ले पाते, तो उसका क्या? बेटा जो डाउट है आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो। जो छोटे मोटे आप डाउट पूछते हो ना मेरे बच्चे, मुझे वो आगे कराना होता है नाउन, इसलिए मैं उस डाउट को कई बार रीड करके भी इग्नोर करता हूं, क्योंकि वो आगे आना है। अब एक बच्चा पूछ रहा था हेयर का क्या करेंगे, जबकि देखो मैंने पिछली क्लास में कहा था हेयर मैं आगे भी कराऊंगा मेरे बच्चे, ठीक है ना? तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहो। आगे सुनो। अब देखो एक बच्चा पूछ रहा है कंक्रीट नाउन क्या होता है दीपक? बेटा ये आगे आना है, तो बताओ मैं क्या हूं डाउट, इसको छोड़ के उस पर चला जाऊं? आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, वो आगे आना है, ठीक है जी। चलिए जी, तो अब हमने देखा मेरे बच्चे कि अगर ये बेवी का मैं बेवीज करता हूं तो कोई तर्क नहीं बनता। इसका मतलब क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर इधर आप कलेक्शन लिखते हो, ठीक है, फिर आप उस कलेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या लगाते हो? ऑफ प्रेपोजिशन। फिर प्लस आप इधर लिखते हो क्या? नाउन। और ये नाउन जिसकी कलेक्शन है प्लूरल में होगा या सिंगुलर में होगा? मुझे एक बात ये बताओ। हमने यही तो लिखा बेटा, हमने ये लिखी यहां कलेक्शन, फिर मैंने लिखा ऑफ प्रेपोजिशन, फिर मैंने यहां नाउन लिखना है, सिंगुलर या प्लूरल। तो आपने बोला सर अगर कलेक्शन बनाओगे तो सिंगुलर की कलेक्शन नहीं, किसकी कलेक्शन बनेगी? प्लूरल। तो ये नाउन कभी भी यहां क्या नहीं हो सकता? सिंगुलर। पहली बात। दूसरी बात मेरे बच्चे, जब इस कलेक्शन की बात करोगे तो ये भी हमेशा किस में यूज होगी? सिंगुलर। और इस सिंगुलर से इसका प्लूरल पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? आपने बोला सर नॉट पॉसिबल। मैंने बोला भाई नॉट पॉसिबल क्यों बना रहे हो ऐसा? आपने बोला सर यहां नाउन ये प्लूरल चाहे एक हो, चाहे 100 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसकी कलेक्शन डिसाइड होगी तो कलेक्शन का नाम तो नाम ही रहेगा ना, वो तो एक कलेक्शन बन जाएगी बस। चाहे उसमें वहां नंबर ऑफ वहां उस नाउन कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब उसका प्लूरल क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो मेरे बच्चे ये अपने आप में क्या कंसीडर की जाएगी? अनकाउंटेबल। इसका मतलब अगर सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल नहीं होगा तो ये चीज चली जाएगी मेरे बच्चे अनकाउंटेबल नाउन में। और जब मैंने देखा था कि क्लास का तो क्लासेस होता है, तो ये वाली चीज किस में चली जाएगी? काउंटेबल नाउन में। तो इसका मतलब बच्चे अपने आप में कलेक्टिव नाउन अनकाउंटेबल भी होता है और अपने आप में कलेक्टिव नाउन काउंटेबल भी होता है। अनकाउंटेबल कब होगा? जब आप उस कलेक्शन को क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे। और जब आप एक्सप्लेन करोगे तो बच्चे वहां किस प्रपोजिशन का सपोर्ट लेना पड़ेगा? ऑफ का। फिर वो कलेक्शन किसकी है आप वो बता दोगे। जब आप वो कलेक्शन बताओगे तो बच्चे पक्का कलेक्शन किसकी होगी? प्लूरल की। तो यहां ये तो आ गया। बट जब ये कलेक्शन, तो इधर नंबर ऑफ ये नाउन कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो इस कलेक्शन का प्लूरल करने की जरूरत है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका प्लूरल नहीं करना। तो मैं क्या इधर बेवी का बेवीज करूं? आपने बोला सर बिल्कुल बदतमीजी है, गलत होगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, अगर एग्जाम में ये आ जाए द बेवीज ऑफ द गर्ल्स, तो क्या ये चीज ऑथेंटिक है या गलत है? चलिए जी, बिल्कुल सही मेरे बच्चे, आपने बोला सर गलत है। जैसे एक बच्चा कह रहा है गैंग, बच्चे गैंग थीव्स का आप कह सकते हो द गैंग ऑफ थीव्स। क्लियर हो गया ना? ये तरीके भी है, अभी बताता हूं, बात करूंगा इस पे नाउन इसकी वोकैब का क्या करेंगे हम। देखो बच्चे, तो गर्ल्स अगर मैंने लिखा तो क्या इसको बेवीज करने की जरूरत थी? बेटा ये नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सो आपको बेवीज करने की जरूरत नहीं थी, आप यहां बेवी ही लिखें। बच्चे इस तरीके से एग्जाम में एरर बनेगा, ठीक है जी, समझ आती है बात? दूसरी चीज, फिर बच्चा ये कह सकता है सर एक बात बताओ, अगर दो तीन बेवी हो,
मतलब एक कलेक्शन यहाँ, एक कलेक्शन यहाँ, एक कलेक्शन यहाँ। जब बच्चे जब अपने आप में सबकी कलेक्शन की बात करोगे तो सबको आप एक यूनिट की तरह ही तो लोगे। आप वहां जब कलेक्शन को दिखाओगे तो सबको एक यूनिट की तरह ही तो लोगे। क्यों लोगे यूनिट की तरह? बच्चे आपने लिखा तो गर्ल्स ही है ना, चाहे वहां गर्ल्स के कितने भी ग्रुप हों बच्चे, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, बट जब आप गर्ल्स बोलोगे अपने मुंह से, जबान से गर्ल्स, तो बच्चे वो एक कलेक्शन के लिए नहीं, वो उन तीनों के लिए बनेगा। जब वो तीनों के लिए बनेगा तो 1 + 2 + 3, तो वो अल्टीमेट क्या आया? गर्ल्स ही आया। तो कलेक्शन तो आपने एक ही ट्रीट की, अब उस कलेक्शन का अपने आप में एक ही नाम आ गया। अब समझ आया ना बच्चे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? चलिए जी, बात ये है, तो याद रखना जब भी कलेक्टिव नाउन इस तरीके से एक्सप्लेनेशन में उतरेगा, सो एक्सप्लेन आपको उसको करना होगा, आपको एक्सप्लेन करके ये बताना होगा किस तरीके से वो ट्रीट होना है। सो उसमें प्लूरल करने की कोई सेंस नहीं बनती, आप खुद से सोचो, रटना नहीं है, ये खुद से सोचना है, ठीक है। और अगर बच्चे उसका सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल है तो बट ऑब्वियस सी बात है वो अपने आप में किस में चला जाएगा? किसमें चला जाएगा? काउंटेबल। एक बात बताओ, क्या फैमिली का फैमिलीज होता है? सर बिल्कुल, फैमिली का फैमिलीज भी होता है। अगर बच्चे फैमिली का फैमिलीज भी होता है तो अपने आप में वो किसमें चला गया? काउंटेबल में। बेहद आसान है। अब सवाल आता है कि सर ये एग्जाम में किस तरीके से एरर पूछा जाएगा? बेटा इस तरीके से एरर पूछा जाएगा, या तो यहां गलती करेगा या इधर गर्ल्स की जगह क्या कर देगा? गर्ल, जो क्या है? गलत। इस तरीके से गलतियां आएंगी जो बेहद आसान तरीके से आप पहचान लोगे। ठीक है जी, पक्का? चलो मेरे बच्चे, अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब एक दो बच्चों का डाउट आया होगा, क्या? अरे सर हमने तो ये पहली बार सुना है बेबी। ठीक है, मैंने बोला भाई कोर ऑफ सिंगर्स होता है, कहता है कोर ऑफ सिंगर्स होता है, मैंने तो ये भी नहीं सुना। मैंने बोला गैंग ऑफ थीव्स होता है, कहता मैंने तो ये भी नहीं सुना। इसका मतलब ध्यान से सुनना बच्चे, जब आप कलेक्टिव नाउन बनाते हो तो आपको करना पड़ेगा वोकैब फॉर कलेक्टिव नाउन। वोकैब फॉर कलेक्टिव नाउन। क्यों मेरे बच्चे? आपको कलेक्टिव नाउन की वोकैब प्रिपेयर करनी होगी। हमने देखा कि वोकैब कैसे प्रिपेयर करूं सर उसकी, ठीक है, कैसे वोकैब प्रिपेयर। एक बच्चा पूछ रहा है, देखो एक क्वेश्चन आ गया रेलिवेंट। सिद्धार्थ बेटा आप कह रहे हो सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो। मेरे बच्चे ये क्लास जैसे ही मैं खत्म करूंगा सेव होनी है, सो क्यों रिपीट करवा रहे हो आप? मेरे बच्चे दोबारा देख लेना, बेहद आसान है। और हालांकि आपके गुरु ने रिपीट किया है, मैं कभी भी एक बात को एक बार नहीं कई बार मैं बोलता हूं, ठीक है मेरे बच्चे। बेटा एक गर्ल हो तो एक गर्ल होगी तो उसकी कुछ कलेक्शन ही नहीं बनेगी ना मेरे बच्चे, फिर तो कलेक्शन ही नहीं बनी, कलेक्टिव हो गया ना, कलेक्शन ही नहीं बनी। अब ध्यान से सुनना, अब सवाल ये पैदा होता है सर वो कलेक्टिव नाउन तो चलो आपने इस तरीके से सिखाया सही है, बट बच्चे कलेक्टिव नाउन का एक सिलेबस और है, एक और सिलेबस मैंने क्या बोला जरा ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, कि सर जो कलेक्टिव नाउन है उसका एक सिलेबस बना वोकैब फॉर कलेक्टिव नाउन। मतलब बच्चे कलेक्टिव नाउन में कई बार ऐसी वोकैब आ जाती है जो आपको पता नहीं होती, या कई बार वो वोकैब में भी उसको दे देता है। जैसे बुक्स की कलेक्शन को क्या कहेंगे, ठीक है, जैसे सिंगर्स की कलेक्शन को क्या कहेंगे, पपीज की कलेक्शन को क्या कहेंगे। इस तरीके से जब आप उन चीजों को देखते हो, फिश की कलेक्शन को क्या कहेंगे जैसे, तो इस तरीके से आपको हो सकता है किसमें दिक्कत आए, वोकैब। तो इसका मतलब क्या मैं वोकैब लिखवा के करूं? बेटा मैं बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करूंगा। ये नहीं कि मैं इधर कलेक्टिव नाउन लिखवाना चालू कर दूं, ये टाइम पास है। इसीलिए आज क्लास के बाद आपको इसकी मिलेगी पीडीएफ, जिस पीडीएफ का नाम होगा मेरे बच्चे नाउन वोकैब। एक नाउन वोकैब की आज मैं आपके पास पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। अभी इसके बाद तुरंत ऐप पर भी पीडीएफ अपलोड होगी और प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैं वो पीडीएफ डाल दूंगा। जहां से भी मन आप वहां से डाउनलोड करना। प्लीज मेरे बच्चे प्रिंट आउट उसका मत निकालना, वहीं पे नजर मार लेना, घर वालों का खर्चा नहीं। क्लियर हो गया ना? प्रिंट आउट बिल्कुल मत निकालना, उसको वहीं से नजर मार लेना। बहुत सारे पेजेस हैं, आपको वहां कलेक्टिव नाउन का अपने आप में क्या दिख जाएगी, एक्सप्लेनेशन दिख जाएगी। पता है मैंने कैसे बनाई वो पीडीएफ? पर्सन से रिलेटेड कलेक्टिव नाउन अलग, एनिमल से रिलेटेड अलग, थिंग से रिलेटेड अलग, सोसाइटी से रिलेटेड अलग,
ठीक है। सी, समुद्र से रिलेटेड अलग। बेटा सबको अलग अलग करके आपके गुरु ने मेहनत की है, उसको पढ़ना जरूर। इसका मतलब आपको वोकैब फॉर कलेक्टिव नाउन मिलेगी। कलेक्टिव नाउन पीपल से रिलेटेड अलग है, ठीक है, थिंग्स से रिलेटेड अलग है, फिर मैंने कहा सी, समुद्र से रिलेटेड अलग है, ठीक है। इस तरीके से सारे अलग अलग करके बनाए हैं ताकि जब आप उनको पढ़ो तो एक ही बार में क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है मेरे बच्चे, टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सिंह के नाम से है, आप वहां उससे देख लेना। अभी मैं डाल दूंगा जस्ट क्लास के बाद, ठीक है, अपलोड मैं आपके करा दूंगा, सो उसको पढ़ लेना। इससे मेरे बच्चे क्या होगा, हमारा यहाँ टाइम पास नहीं होगा। कई बार इंग्लिश के टीचर करते हैं ना, आओ मैं दिखाता हूं आपको कलेक्टिव नाउन क्या क्या हो सकते हैं, वो छापते रहते हैं, उधर बच्चा छापता रहता है। टाइम वेस्ट करने वाला कोई चीज हम नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, 2 जगह पीडीएफ अवेलेबल होगी, 2 जगह पीडीएफ अवेलेबल होगी, जिसमें नाउन वोकैब से रिलेटेड पीडीएफ होगी। मेरे कंटेंट को बेहद ध्यान से सुनते चलना। नाउन में अब तक मैंने आपको कोई मटेरियल नहीं दिया है। नाउन की सबसे पहली पीडीएफ क्या है, नाउन वोकैब। फिर बेटा एक मैं पीडीएफ आपको दूंगा, नाउन सेल्फ स्टडी पीडीएफ, आपको खुद पढ़नी है, बेसिक नाउन। फिर एक पीडीएफ आएगी क्लासरूम, जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर एक चौथी पीडीएफ आएगी नाउन की, नाउन प्रैक्टिस होमवर्क, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे वो विद आंसर होगी। सो कितनी पीडीएफ मिलेंगी नाउन में, 4 पीडीएफ मिलेंगी, 4 पीडीएफ। ठीक है, चलो मेरे भाई हटा दूं मैं, अब बातचीत आगे करते हैं। एक बार इस पे नजर मारो फटाफट, अब बातचीत अगले टॉपिक की करते हैं। बताओ कौन सा टॉपिक आ गया अगला? हटाएं? चलिए जी, देखें। और फिर बच्चे जिनके नाउन में डाउट रह जाएंगे ना, जिनके नाउन में डाउट रह जाएंगे, फिर नाउन जैसे ही खत्म होगा, सो मैं आपकी एक डाउट क्लास रख लूंगा। अगर आपके ज्यादा डाउट आए तो टॉपिक वाइज एक डाउट क्लास में क्या जाता है मेरे बच्चे, अगर आपके डाउट आएंगे तो सारे डाउट को एक बार मैं कैटेगराइज करके एक डाउट क्लास रख लेंगे उसकी। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे अब बातचीत करते हैं आगे। मुझे बता दे एक बार टॉपिक नंबर कौन से पे हम आ गए। ये आ गया जी हमारा टॉपिक नंबर 10 है ना, 9 ही था ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जी अब बात करते हैं इसमें जो टॉपिक नंबर है, जो टॉपिक नंबर है वो है जी 10, और इसका जो नाम है ये है नाउन केसेस। बच्चे यहां से एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। नाउन केसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। प्रिंट आउट अगर चाहो तो आप निकाल सकोगे बेटे इसका, बट निकालो तो ज्यादा बढ़िया है। बेटा जज का जजेस होता है, जज तो सिंगुलर है। ठीक है, देखो जी नाउन केसेस, जो नाउन केसेस हैं उनमें एक और बात मैं देखो, एक हेल्प आपकी कर देता हूं। अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो छोटा मोटा अगर डाउट रह जाता ना बेटा, तो आप फेसबुक पे डाल देना, फेसबुक मैसेंजर पे डाल देना, मैं उधर उसमें एक हेल्प मिलेगी, मैं उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी छोड़ पाऊंगा। कई बार डाउट ऐसा होता है टाइप करके नहीं बताता, उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग छूटने का ऑप्शन है, इसलिए मैं मेल आईडी नहीं दे रहा कि आप मेल आईडी पे थोड़ा सा डाउट बताओ तो उधर, क्योंकि वॉइस आप रिकॉर्ड करके नहीं ड्रॉप कर पाओगे, इसलिए आप फेसबुक पे अगर आप लिख देना। ठीक है, हाँ ऑफिसर्स की कलेक्शन को भी कई बार यूज किया जाता है, बिल्कुल जी बच्चे, ये सारा आपको मिलेगा उधर। चलो देखो जी नाउन केसेस की बात करते हैं। नाउन केसेस में क्या है, यूं तो ध्यान देना मेरे बच्चे, यूं तो नाउन केसेस का मतलब है कि नाउन किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है। नाउन केसेस से मेरा मतलब है बच्चे, नाउन को किस किस तरीके से किस किस रूप में आप यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन केसेस। अब कमेंट बिल्कुल छोड़ दो, अब पढ़ने पे ध्यान दो मेरे बच्चे। ठीक है जी, नाउन केसेस का मतलब हो गया नाउन को किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ध्यान देना, जो टोटल केसेस होते हैं वो आप मान के चलो होते हैं 8 केसेस होते हैं, 8 केसेस होते हैं, बट वो चीज है कि वो हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के कितने हैं, 4 केसेस। बेटा नाउन केसेस बेसिकली कहो तो आप कह दो 8 केसेस होते हैं, बट 8 हमारे सिलेबस में 8 के 8 नहीं, हमारे सिलेबस में है 4। आपने केसेस सुनोगे ना, ठीक है, संप्रदान ने सपादान के लिए, ठीक है, याद आया, तो ये चीज है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, ये चीज है। चलिए
अब मजाक मस्ती छोड़ो। तो जब आप ये बचपन में पढ़ते थे कर्ता ने, कर्म से, ठीक है, करण को, तो ये चीज जब आप पढ़ते थे हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं हिंदी की, इसलिए मैंने थोड़ा बोलने की कोशिश की है, तो पुरानी यादें आपकी ताजा हुई होंगी। जब आप उन चीज को ऐसे पढ़ते थे, वही थे मेरे बच्चे नाउन केसेस। बट वो 8 केसेस थे, वो 8 हमारे काम के नहीं है, हमारे काम के हैं 4, जिनको एग्जामिनर हमसे पूछेगा, जहां से हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन तैयार होगा। सो उसी को हम जरा यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस ये होता है बेटा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। नॉमिनेटिव केस का मतलब है बच्चे, जब नाउन यूज किया जाए, नाउन एरो लगाना, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जब आप नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, जब आप नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो उसको बोल दिया जाता है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, अगर नाउन को आप एज अ सब्जेक्ट यूज करोगे, तो क्यों ना इसका एक नाम और दे दिया जाए, सब्जेक्टिव केस। क्यों ना इसको एक नाम और दे दिया जाए, सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब आप नाउन को यूज करोगे बच्चे एज अ सब्जेक्ट। सो आप क्या कह सकते हो, वो नॉमिनेटिव केस भी हो सकता है, आप उसको कह सकते हो क्या हो सकता है, सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। क्लियर है जी। सो नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट। क्या नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है? मेरे बच्चे याद करो, मैं नाउन यूज टॉपिक में आपको पढ़ा के आया हूं। सब्जेक्ट किसका बनेगा, वो वर्ब का, और सब्जेक्टिव केस की तरह यूज हो सकता है। क्लियर हो गया, डन है जी। 8 केसेस नहीं यूज में बच्चे, वो हिंदी के लिए मैंने बोल दिया था। हिंदी अगर बचपन याद होगा तो मैं मजाक कर रहा था, वो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, वो चीज मैं मजाक कर रहा था। ठीक है ना, चलो जी आगे बढ़ो। तो नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। सो नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब आप नाउन को यूज करो किसके तरीके से, सब्जेक्ट के तरीके से, इसलिए उसका एक नाम हमने और डाल दिया, सिंपल सब्जेक्टिव केस। दूसरा मेरे बच्चे, इसी के लिए हमने पूछा एक्यूजेटिव केस। चलिए सर, ये एक्यूजेटिव केस क्या होता है? अब आप इसमें क्या करो, नाउन को यूज करो। आपने नाउन को किसकी तरह यूज कर लिया, सब्जेक्ट, तो अब कर लो बच्चे यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। जब आप नाउन को यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, उसके लिए आपने एक्यूजेटिव केस यूज किया। ठीक है मेरे बच्चे, दूसरे दिमाग में दौड़ाओ। अगर एक्यूजेटिव केस ऐसा हो रहा है, सो इसी के लिए हम इसका क्यों ना एक नाम और रख दें। आपने बोला कैसे? अगर वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो क्यों ना इसका नाम हम बच्चे रख दें ऑब्जेक्टिव केस। सो नाउन का एक केस बन गया सब्जेक्टिव केस, और एक बन गया ऑब्जेक्टिव केस। अब हमारे दिमाग में आया, सर कैसे नाउन सब्जेक्ट के लिए यूज होगा और कैसे ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा, मुझे जरा समझाने की कोशिश करो। मैंने बोला मेरे बच्चे, एक बात को बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज करा देता हूं, बहुत ध्यान देना। वर्ब का अपने आप में मैंने कहा एक होता है क्या, सब्जेक्ट, और वर्ब का अपने आप में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट। सो वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या होता है, नाउन, तो वो कौन सा केस हो गया, सब्जेक्टिव। अगर नाउन वही ऑब्जेक्ट है, तो बच्चे कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव। किसका, वर्ब का। चलो याद करो, बीते लम्हे हमने किया था प्रपोजिशन, वेरी गुड। तो अपने आप में बेटा एक ऑब्जेक्ट किसका हो सकता है, प्रपोजिशन का। अगर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट अपने आप में कौन बनने वाला है, नाउन। तो वो कौन सा केस हो जाएगा वहां, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। सो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, मुझे नाउन में आपको ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है कब नाउन सब्जेक्टिव केस होगा, कब नाउन ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि मैं ये चीज आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। नाउन यूज में आपको एक टॉपिक कराया था, बच्चों की तरह मैंने वहां आपको समझाया था कि किस तरीके से वहां हम नाउन को यूज करके चलते हैं। ठीक है जी, चलो बातचीत अब आगे बढ़ाते हैं। 2 केस हो गए। सो ये केस भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं मेरे बच्चे, ये केस भी ऑलरेडी समझ चुके हैं। फटाफट नजर डालो, मैं हटाता हूं। तीसरे केस पर बढ़ते हैं मेरे बच्चे, और आगे भी ये यूज होंगे, ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये दोनों केसेस प्रोनाउन में भी यूज होंगे। प्रोनाउन में मैं आपको प्रोनाउन का जब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समझा रहा हूँ, प्रोनाउन में भी तो होता है ना, ही सब्जेक्टिव केस हो गया और हिम ऑब्जेक्टिव केस हो गया, वहां पर भी ये चीजें आगे काम आनी है। इसलिए ये मत सोचना ये यहीं तक है, आगे बड़े यूजफुल तरीके से काम आएंगे ये। ठीक है जी, चलिए फटाफट कॉपी करो, फिर मैं आगे गल्ला करता हूं। जिनका कॉपी, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा भाई, फटाफट से मेरे साथ साथ ही कॉपी कर लेना।
ठीक है जी, चलो मेरे बच्चे बात करते हैं आगे। तो ये दो तरीके हैं। दूसरा एक और बात याद रखना बेटा, नाउन कभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदलता। इंसान का नाम तो सेम ही रहेगा, मतलब किसी भी चीज का नाम तो नाम ही रहेगा, वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में कभी नहीं बदलता। ठीक है बच्चे, चलिए बातचीत करते हैं आगे। अब हमारे पास आ गया तीसरा केस, ये होता है बच्चे वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब क्या होता है? टू एड्रेस समवन। जब आप किसी को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, टू एड्रेस समवन। एड्रेस का मतलब हो गया किसी को पिन पॉइंट करना। जैसे अब आप किसी को बुलाते हो, कहते हो रोहित इधर आ, क्लियर है ना, राम कम हियर, राम इधर आओ। ये नाउन का यूज, इसको क्या बोलते हैं? वोकेटिव। क्लियर हो गया? गौरव ध्यान से सुन ठीक है मेरे बच्चे, तो इसको बोलते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब क्या हो गया? टू एड्रेस समवन, किसी को क्या करना? एड्रेस करना। चलो तरीके से चीजों को समझो। मैंने अभी अभी आपके लिए क्या बोला था? रोहित, ठीक है, आपने क्या लगाया? कॉमा। आपने बोला डू दिस वर्क, ठीक है, रोहित डू दिस वर्क। तो आपने इसके लिए क्या यूज किया? रोहित इस काम को करो। तो बच्चे यहां अपने आप में ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अपने आप में कमांड या ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है। कमांड या ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है। रोहित डू दिस वर्क। आसान हुआ कहानी। तो इस तरीके से तो बच्चे ये ऑर्डर हो गया। चलो बातचीत आगे बढ़ाओ। अगर मैं इधर से कॉमा हटा दूं तो बच्चे रोहित डू या डज दिस वर्क। अब बताओ, रोहित डू दिस वर्क या रोहित डज दिस वर्क? अब पूरी रामायण पलट गई। पूरी रामायण क्या पलट गई बच्चे? अब यहां याद रखो और यहां याद रखो, रोहित में दोनों सेंटेंसेस में फर्क है। दोनों सेंटेंसेस में फर्क है। बताओ क्या फर्क है? आंसर आने लग गया ना बच्चों का? सर इस बार यहां डज आएगा, डू नहीं आएगा। मैंने बोला ऐसा क्यों? बच्चे ने बोला सर ये वर्ब है। हाँ, तो बेटा ये इस वर्ब का अपने आप में क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो ये कौन सा केस हुआ? सब्जेक्टिव केस। तो ये नाउन का सब्जेक्टिव केस हुआ। वेरी गुड। बट बच्चे क्या आप वहां रोहित को जो है डू का सब्जेक्ट बना रहे हो या रोहित को एड्रेस कर रहे हो? एड्रेस कर रहे हो, पिन पॉइंट करने की कोशिश करो, रोहित डू दिस वर्क। तो रोहित को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। अगर एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे बच्चे ये कौन सा केस हुआ? अपने आप में वोकेटिव केस। और ये कौन सा केस हुआ? सब्जेक्टिव केस। बच्चे एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, एग्जामिनर अपने आप में केसेस पूछने पे आ गया ना, तो आपको इस कोमे का ध्यान रखना होगा। एक और बात को ऐसे समझो, अगर मैं कहता हूं मेरे बच्चे गॉड, इधर ही लिख देता हूं, गॉड हेल्प्स मी, ठीक है, और आपने बोला गॉड हेल्प मी, दोनों में फर्क है मेरे बच्चे। गॉड हेल्प्स मी, भगवान मेरी मदद करते हैं, गॉड हेल्प्स मी सही है। गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी मदद करें, ये भी सही है। बट अगर एग्जामिनर पूछेगा मेरे बच्चे इधर गॉड कौन सा केस है, तो आप बोलोगे सब्जेक्टिव केस है, SC, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है? सब्जेक्ट। अभी तो हेल्प सा है। गॉड के बाद क्या है? कॉमा, गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी मदद करें। इसका मतलब बच्चे यहां आप क्या कर रहे हो? एड्रेस करने का काम। इसका मतलब ये कौन सा केस है? वोकेटिव केस। पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड चीजें, इन सब से रिलेटेड चीजें बच्चे आजकल एग्जाम में बहुत आ रही हैं। और मैंने बोला था शाम दाम दंड भेद सारी चीजें लगाओ बच्चे, तब जाके आप 100% स्कोर करोगे एग्जाम में। सो इसलिए मैं हर चीज को जीरो से बताने की आपको कोशिश करने लग रहा हूं। बच्चा ये सोचता है कि एग्जाम में वोकेटिव केस आता ही नहीं, आएगा वोकेटिव केस। चलो एक तो मुझे एक बात बताओ, वोकेटिव केस जब एड्रेस करने के लिए किसी को पूछा जाएगा, पहली बात तो एग्जामिनर वोकेटिव केस को कैसे पूछेगा? सबसे पहला केस मैंने आपको कराया, वोकेटिव केस के लिए आपसे पूछ सकता है आइडेंटिफिकेशन। मुझे एक बात बताओ, वोकेटिव केस में क्या पूछ लेगा एग्जामिनर? आइडेंटिफिकेशन पूछ सकता है, ये क्या है, ये क्या है, पहली गलती। दूसरा बेटा यही रोल किस में आ सकता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक एरर बन सकता है, क्योंकि बच्चे जब सब्जेक्टिव केस होगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाओगे, और जब वो वोकेटिव केस होगा तो उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। आप यहां डज थोड़ी ना लगा सकते हो। रोहित डज दिस वर्क, गलत हो जाएगा ना मेरे बच्चे, आपको बोलना पड़ेगा रोहित डू दिस वर्क। और अगर आप सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तो डज। मुझे बताओ वोकेटिव केस एग्जाम में कितने तरीके से पूछा जा सकता है, कितने तरीके से? ठीक है, चलिए बेटा बात करता हूं मैं राकेश सर से, एक बार बात करता हूं इस बारे में। ठीक है मेरे बच्चे, संजीव मैं बात करता हूं आज, ठीक है शाम को बात करते हैं एक बार हम। देखो जी बच्चे, अब मैंने बोला टू एड्रेस समवन, बेटा एड्रेस करना है तो आप एड्रेस करने के लिए मुझे बताओ वोकेटिव केस में जब आप किसी को एड्रेस करना चाहेंगे तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? आइडेंटिफिकेशन। आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? उसके लिए वर्ब के हिसाब से वो कैसे यूज होगा। ठीक है जी, आगे बातचीत करते हैं। अब मैं आ गया थर्ड कैटेगरी। क्या सर एक और तरीके से वोकेटिव केस पूछा जा सकता है एग्जाम में? ध्यान दो बच्चे, एक टॉपिक हम आगे जाके करेंगे। कौन सा टॉपिक मैंने बोला? नरेशन। अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो। मेंस में 27 मार्क्स का आता है बच्चे, प्री में 2 मार्क्स का आता है, बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। सो नरेशन में कैसे यूज होगा ये ध्यान दो। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, नरेशन नहीं करा रहा, ठीक है, मैं नॉर्मल एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं वोकेटिव केस नरेशन में कैसे पूछा जाता है। ठीक है, चलो बातचीत करते हैं। जब आप नरेशन में यूज करते हैं तो आपके लिए मैंने सपोज बोला रोहित सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रानी कॉमा, अब मैंने यहां लगा दिया रानी कॉमा यू शुड गो देयर, और मैंने इसको ये लिखा दिया यू शुड गो देयर, सिंपल ये लिख दिया। ठीक है, या नॉर्मल लिख देते हैं यू कैन डू इट, ऐसे लिख देते हैं यू कैन डू दिस वर्क। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना भाई, यू कैन डू दिस वर्क। ये मैंने जानबूझ के लिखा है, थोड़ा सा आपको नरेशन भी चेंज हो जाए और नॉर्मल समझ भी आ जाए। रोहित सेड रानी यू कैन डू दिस वर्क। इस तरीके से इस चीज में पूछा जाएगा बच्चे, इस तरीके से इस चीज के लिए पूछा जाएगा। फिर आपको इसको क्या करना होगा? चेंज करना होगा। जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप क्या बोलोगे? रोहित। ठीक है बेटा, मैं नरेशन नहीं पढ़ा रहा, मैं इसका यूज बता रहा हूं। रानी यू कैन डू दिस। अब देखो रोहित सेड, अब वो सेड किसको कहा था? उसने रानी को कहा। तो बेटा सेड तो अब कहा था, बट अब वो चीज किस में कन्वर्ट होगी? मैं तो दूसरे को बता रहा हूं, आपको पता है बचपन टोल्ड में। फिर क्या आ गया? दैट। अब ध्यान दो, रोहित सेड, रोहित की जबान से क्या लिख रहा? रानी यू कैन डू दिस वर्क, रानी यू कैन डू दिस वर्क। इसका मतलब रोहित ने किसको बोला? रानी को बोला। तो रानी को बोला तो मैं क्या करूंगा? रोहित टोल्ड रानी दैट। अब ध्यान दो बेटा, ये यू बोला तो किसको बोला? आपने बोला सर रानी को ही तो बोला होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहां रानी अपने आप में कौन सा केस है? वोकेटिव केस है। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोमा लगा है, रानी यू कैन डू दिस वर्क। जब आप ऐसे बोल रहे हो तो ये अपने आप में रानी यहां कौन सा केस है? वोकेटिव केस है। अगर ये वोकेटिव केस है तो ये यू तुमने किसको बोला होगा? रानी को ही। बेटा अब रानी के लिए आप दोबारा रानी ना लिख के एक बार रानी यूज हो गया तो प्रोनाउन क्या यूज कर लोगे रानी के लिए? शी। सो इस बार ये यू किस में कन्वर्ट हुआ? रानी में, और क्या आ गया? शी। बेटा पास्ट है तो कैन का मुझे क्या करना पड़ेगा? कुड डू। बेटा दिस का क्या हो जाता है? दैट वर्क। ठीक है, अब ये जिसको नहीं समझ आया वो तो इग्नोर करो मेरे बच्चे। मेरा पर्पस ये नहीं था नरेशन समझाऊं, मेरा पर्पस सिर्फ आपको ये था कि मेरे बच्चे नरेशन में वोकेटिव केस इस तरीके से देगा, तो जब ये वोकेटिव केस इस तरीके से देगा तो मैं आपको वहां पर समझाऊंगा नरेशन में कैसे कैसे वोकेटिव केस यूज करेगा और आपसे पूछेगा। दूसरा, कई बार मेरे बच्चे इसको पीछे डाल देगा, इसी क्वेश्चन को देखो, ये मैंने क्वेश्चन बनाया था ना, इसी क्वेश्चन को दे देगा छोटे, रोहित said comma inverted commas you can do this work running, you can do this work running। वो इस तरीके से भी चीजों को मेंशन कर देता है कई बार। यू कैन डू दिस वर्क राम, यू कैन डू दिस वर्क रानी। क्लियर हो गया ना? इस तरीके से भी चीजें दे सकता है। तो हो सकता है वोकेटिव केस स्टार्टिंग में ना लगा के सेंटेंस के कहां लगा दे? एंड में। बेटा हो सकता है वोकेटिव केस सेंटेंस के कहां लगा दे? स्टार्टिंग में। बट आपको वोकेटिव केस पता होगा तभी तो बच्चे ये चेंज कर पाओगे। अब अगर मैं इसको भी चेंज करूंगा तो बेटा इसका आंसर भी क्या आएगा? रोहित सेड
केस में गया टोल्ड, किसको कहा, रानी को। क्या कहा, यू, तो बेटा यू किसको कहा होगा, रानी को ही कहा होगा। मतलब क्यों कहा होगा, अरे वोकेटिव केस है तो उसके सामने रानी खड़ी है, उसी को तो बोला होगा यू कैन डू दिस वर्क रानी। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो रानी यू कैन डू दिस वर्क, और दूसरे तरीके से बोल सकते हो यू कैन डू दिस वर्क रानी। सो आपको वहां वोकेटिव केस एग्जाम में नरेशन में ऐसे और ऐसे दिखाई देगा। बेटा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। बट ये बात मैं नरेशन में पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे। बट एक बात बताओ, ये बात किसको समझ आएगी, ये बात उसको समझ आएगी जिसको वोकेटिव केस का पता तो हो। फिर बच्चा बेटा नाउन को हल्के में उठाता है, हल्के में लेता है, तो आगे तक परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है। सो मुझे एक बात बताओ, नाउन के कितने केस हुए बच्चे अभी तक, 3। पहला केस बताना जरा कौन सा हुआ, सब्जेक्टिव। फिर कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। कैसे यूज होते हैं आपका गुरु आपको पहले नाउन यूज में पढ़ा चुका है। तीसरा केस कौन सा हुआ, वोकेटिव केस। मुझे बताओ वोकेटिव केस एग्जाम में कितने तरीके से पूछा जाएगा, 3। या तो उसकी क्या पूछी जाएगी, आइडेंटिफिकेशन, या वोकेटिव केस की आइडेंटिफिकेशन ना पूछ के किसका एरर बनाएगा, वर्ब का। किस टॉपिक में कवर हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। या मेरे बच्चे किस में पूछा जाएगा, नरेशन। नरेशन में किस तरीके से देगा, इस तरीके से देगा। आपको नरेशन नहीं आती कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। आपको ये नरेशन नहीं समझा रहा था मैं, नरेशन से मेरा कोई मतलब नहीं था, बस मैं आपको ये तरीके से कह रहा था वहां पर कुछ आएगा। सिर्फ ये उस तरीके से चीजों को देख लो और कोई फर्क नहीं पड़ता। आशीष बेटा लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है, ध्यान दिया, समझ आया मेरे बच्चे। चलो बातचीत करते हैं। सो वोकेटिव केस का मतलब हो गया टू एड्रेस समवन, किसी को पुकारना। जब कई लोगों का ध्यान दूसरी तरफ होता है तो आप पुकारते हो ना, रोहित कम हेयर, तो वो रोहित कम हेयर, तो रोहित कम हेयर, रोहित ना तो वहां बेटा सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट, तो आप रोहित को क्यों किस तरीके से नाउन को यूज कर रहे हो, किसी का ध्यान खींचने के लिए। उसी को हमने क्या कर दिया, वोकेट करना, वोकेटिव केस टू एड्रेस समवन। बिल्कुल आसान हो गया ना, आ गया बिल्कुल समझ। चलिए मेरे बच्चे अब बातचीत करते हैं आगे। आशीष बेटे, ओ मेरे बच्चे, आशीष ये लाइव क्लास है बेटा, कहां जग रहे हो तुम, क्लियर हो गया। रिकॉर्डेड बैच थोड़ी ना है पगले, ये लाइव बैच है। चलो जी फटाफट से नजर डालो, फिर आगे अगले केस की हम बात करते हैं। यही तो है। लो जी एग्जैक्ट 12 बज गए हैं। फटाफट से जो है इस पे नजर डालो, फिर आगे बातचीत करते हैं। आ गया, अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, गजब हो गया। एक बच्चा कह रहा है सर इग्नोर करो जो रिकॉर्डेड क्लास बोलते रहते हैं, आप इनको बार बार बोलते हो लाइव। ये बेटा मैं इसलिए इग्नोर नहीं करता, कई बार होता है ना बच्चों को ये दूसरों को परेशान कर देते हैं जो बेचारे सच्चे मन से लगे रहते हैं। बात बिल्कुल आपकी जायज है, जो भी बच्चे इस टाइप के होते हैं प्लीज उनको इग्नोर किया करो। मैं तो इग्नोर ही करता हूं बच्चे, मैं तो उनको, और कई बार ये होता है उन बेचारों को वाकई में नहीं पता होती रिकॉर्डेड है लाइव है, तो उनका फायदा हो जाता है। एक टीचर का तो बच्चे फर्ज बनता है ना, स्टूडेंट किसी भी टाइप का हो उसको एक अच्छे टाइप का विद्यार्थी बनाना, ये हर गुरु हर टीचर का फर्ज है मेरे बच्चे, क्लियर हो गया ना। तो इसीलिए मैं बार बार समझाता हूं, चाहे आप कभी भी देखना, आप कुछ भी पूछो मेरे को भी गुस्सा नहीं आएगा। उसका एक रीजन है, क्योंकि मैं मान के चलता हूं बच्चे, एक गुरु को एक माँ को कभी गुस्सा नहीं, मामा को देखते हो कभी बहुत रेयर वो गुस्सा करते हैं, पापा तो खैर गुस्सा कर देते हैं क्योंकि हमें सुधारना होता है, बट गुस्सा मुझे लगता है कि किसी को गुस्से में समझाओ, प्यार से समझाओ, प्यार से समझाना ज्यादा अच्छा है। गुस्सा करना कहाँ, छोटी सी लाइफ है यार, उसी में अपना चोचलेबाजी में क्यों करना। ठीक है, हो गया मेरे बच्चे कॉपी। चलिए मेरे भाई अब बातचीत आगे करते हैं, इसलिए बेटे एक ही बस छोटे रूप में बता रहा हूं, कभी भी प्लीज गुस्सा मत करना लाइफ में। आपको पता है जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा खून जलता है, और जब आप हंसते हो आनंद में रहते हो तो आपको खून बढ़ता है। अब तुम देख लो तुम्हें बढ़ाना है कि तुम्हें घटाना है, इसलिए प्लीज कभी भी गुस्सा मत करना, पहली बात। दूसरा मेरे बच्चे, जो बैच है वो मैंने कहा था 4 से 5 महीने में खत्म होगा,
बट मैं बिल्कुल देख लो आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा, तो 5.5 महीने लग जाए, 15 क्लास एक्स्ट्रा हो जाएंगे बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना हमेशा तसल्ली से, भागा दौड़ी बिल्कुल मत करना। क्लियर हो गया ना, भागा दौड़ी बिल्कुल मत करना। चलिए जी, अब आप आगे बात करते हैं मेरे भाई, अगले की बात करता हूं। तो नाउन का ये केस आ गया फोर्थ, और देख लो आप सभी के सामने मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट लिखूं। ये एक और करा दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। देखो एक बच्चे ने लिख भी दिया है कि सर कौन सा केस कराने वाला हो जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे भाई, ये होता है पॉजेसिव केस, जिस पॉजेसिव केस को आप जेनिटिव केस भी बोल देते हो। ये होता है हमारा, एक सेकंड बस रुकना, पानी पी लूं। चलिए जी, आपको तो पानी नहीं पीना देखो हमने बोला ये जो केस है मेरे बच्चे, ये केस होता है जी जेनेटिव केस, ठीक है। इससे एग्जाम में बहुत आता है, और देखो यहां मैं पहले ही बता दूं, इसकी भी मैं जो प्रैक्टिस पे जब आऊंगा तो इसकी मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा जिसमें 30 क्वेश्चंस करीबन रहेंगे। वो 30 क्वेश्चन सिर्फ जेनेटिव केस के होंगे। जेनेटिव केस की आपको एक सेपरेट पीडीएफ मिलेगी। मैं भूल जाऊं तो मुझे जरूर याद करा देना, जरूर याद दिला देना कि इसकी हमने एक सेपरेट पीडीएफ करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के एग्जाम के लिए भी, सीजीएल मतलब किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। बेटा आप इसको जेनेटिव केस बोल दो। दूसरा, इसका यूज के हिसाब से एक और नाम पड़ता है पॉजेसिव केस। चलो मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। जेनेटिव केस होता है जब आप उससे शोज पोजेशन, ये अपने आप में क्या शो करता है बच्चे? पोजेशन। ये अपने आप में पोजेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, ठीक है। जब आप अधिकार दिखाते हो, पोजेशन दिखाते हो, तो उसी के नाम से, उसके यूज से उसका नाम क्या पड़ गया? पॉजेसिव केस। तो आप इसको जेनेटिव केस बोलो या पॉजेसिव केस बोलो, वन एंड द सेम थिंग, पहली चीज। दूसरा बच्चे, जब बात करते हैं पोजेशन की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में पोजेशन दो तरीके से दिखाई जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज में पोजेशन दो तरीके से दिखाई जाती है। एक तो ये और ये, मैं जानबूझ के उसका नाम नहीं लिख रहा, थोड़ी देर में बताऊंगा। एक तो ये, और दूसरा प्रपोजिशन के हिसाब से ऑफ आती है पोजेशन दिखाने के लिए। आप सभी बहुत समझदार बच्चे हो, आपको पता है ऑफ जो है वो अपने आप में प्रपोजिशन है। और मैंने आपको प्रपोजिशन बहुत अच्छे से आपको जो है समझा दिया था कि क्या होता है। देखो यहां पर भी वो चीज हेल्प करेगी। सो जेनेटिव केस का मतलब है बेटा शोज पोजेशन, पोजेशन मतलब पॉजेसिव केस। पोजेशन दिखाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में दो हमारे पास, पोजेशन दिखाने के लिए हमारे पास लैंग्वेज में दो तरीके होते हैं। या तो आप बेटा अपोस्ट्रोफे एस से दिखाते हो, या वहां ऑफ प्रपोजिशन से दिखाते हो। गुंजन बेटा कमेंट पढ़ने का भी टाइम नहीं है, प्लीज एक बार ध्यान से, आराम से, सुख शांति से बच्चे बैठ के पढ़ लो, ठीक है ना। अभी पढ़ लो। अब मैं बिल्कुल कमेंट नहीं देखूंगा, इंपॉर्टेंट केस है, मैं सिर्फ पढ़ाता हुआ चलूंगा। क्लास के अंत में बच्चे बात करते हैं, बिल्कुल आराम से, आप बेफिक्र बैठो, ठीक है ना। चलो, सो पोजेशन मतलब या तो आप बच्चे इससे और इससे दिखाओगे, इससे इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ी देर में मैं नाम बताता हूं, या आप किसी दिखाओगे ऑफ प्रपोजिशन से, ठीक है। चलो, तो क्यों ना हम इस केस को दो हिस्सों में बांट दे। इसको बोल दे पार्ट 1 और इसको बोल दे पार्ट 2। इसका मतलब मैं आपको कराने वाला हूं जेनेटिव केस कितने हिस्सों में? दो, पार्ट 1 पार्ट 2। जेनेटिव केस का मतलब है पॉजेसिव, पोजेशन इससे और इससे दिखाई जाती है। पार्ट 2 में मैं आपको ऑफ का यूज सिखाऊंगा, पार्ट 1 में मैं इसको यूज कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो मुझे सीखना होगा यूज ऑफ दिस एंड दिस। अब ये दिस एंड दिस से मेरा मतलब बच्चे इसको क्या बोलते हैं? चलो जी समझते हैं। यूज ऑफ से मेरा मतलब है यूज ऑफ, इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफे।
अपोस्ट्रोफे। मेरे बच्चे अपोस्ट्रोफे, ट्रॉफी नहीं, ट्रॉफी नहीं, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोलता हूं अपोस्ट्रोफी, बेटा ट्रॉफी होता तो वाई नहीं होता। देखो अब इसको पढ़ के देखो, ट्रॉफी तो क्या आया वाई, बट यहां वाई नहीं, क्या है ई, तो ये फी नहीं फे पढ़ा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अपोस्ट्रोफे एस। ठीक है जी, अपोस्ट्रोफे एस। बात करते हैं आगे। इसका मतलब हमने यूज सीखना है मेरे बच्चे अपोस्ट्रोफे एस का, कि अपोस्ट्रोफे एस कहां कहां और कैसे कैसे यूज किया जाता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये छोटा नहीं है मेरे बच्चे टॉपिक, ये बहुत बड़ा है। इसमें जितनी आज की क्लास बची है वो भी लग जाएगी और मुझे अपोस्ट्रोफे एस सिखाते सिखाते कल की क्लास भी लग जाएगी। बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। चलो मेरे बच्चे बात करते हैं, सर ये कहां कहां यूज होता है। चलो बात करते हैं पॉइंट की। बेटा 1 2 3 नहीं खेलेंगे, ऐसे लिख देंगे पॉइंट, वरना उसी को गिनने में लग जाएंगे हमारी आधी क्लास। पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में जिक्र है कि ये सर अपोस्ट्रोफे एस कैसे यूज किया जाता है। ध्यान सुनना, और इसका यूज किस तरीके से हम करते हैं। जब आप अपोस्ट्रोफे एस रखते हो तो ध्यान दो, आप बचपन से ऐसे ही तो लिखते थे रामस्कार। ठीक है भाई, आप ऐसे लिख तो देना रामस्कार। इसका मतलब आपने लिखा वो कार किसकी है, राम की कार है, तो आपने लिख दिया रामस्कार। सो आपने एक नाउन यूज किया, आपने अपोस्ट्रोफे यूज किया और अपने आप में वहां क्या लिख दिया, उसकी पोजेशन, कार की क्या पोजेशन क्या है, राम की किस पर है पोजेशन, कार पर, तो उसकी पोजेशन क्या है, कार, आपने यूज किया। इसका मतलब जब भी आपको अपोस्ट्रोफे यूज करना होता है मेरे बच्चे, तो आप क्या यूज करते हैं, नाउन। राम अपने आप में क्या है, नाउन। फिर उस नाउन पर आप अपोस्ट्रोफे लगाते हो और क्या लिख देते हो, एस। जब ये अपोस्ट्रोफे एस अपने आप में लग जाता है, सो ये किसकी पोजेशन दिखाता है, आप आगे उसके बारे में लिखते हो। सो इसका मतलब आप आगे उसके बारे में जब उसकी पोजीशन लिखनी होती है तो आप उसकी पोजीशन लिख देते हो। इस तरीके से ये चीज बनी राम्स कार। तो ये कार किसकी है, राम की है। तो ये कार किसकी है, राम की है, तो आपने क्या लिखा, राम्स कार। तो इस तरीके से हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। सबसे पहला सिंपल मैंने बताया, अपोस्ट्रोफे एस यूज करने के लिए आप नाउन अपोस्ट्रोफे एस लगाते हो और पोजीशन लिख देते हो, सिंपल है। चलो बातचीत आगे बढ़ाते हैं, सेम पॉइंट में बात है। जब आप अपोस्ट्रोफे एस यूज करते हैं, जब आप अपोस्ट्रोफे एस यूज करते हैं, सो वो यूज होता है लिविंग थिंग्स के लिए। बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना, ठीक है। दूसरी बात, अगर उसका मुझे नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करना होगा तो वो बिल्कुल गलत होगा। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम अपोस्ट्रोफे यूज नहीं करते, हम लिविंग थिंग्स के लिए अपोस्ट्रोफे एस यूज करते हैं, पहली बात। दूसरा, इसी में मैं अगर लिख के समझता हूं, अगर बच्चे मैं ये बोल दूं यहां टेबल्स लेग्स, तो मुझे बताओ क्या ये गलत हुआ या सही हुआ। बात समझ आती है, क्या ये चीज टेबल्स लेग्स, तो ये क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग। आपने बोला सर नॉन लिविंग, बेटा नॉन लिविंग थिंग के लिए अपोस्ट्रोफे नहीं बना, तो सर क्या बना है, प्रपोजिशन बना है, बाद में बताऊंगा। इसलिए मैं इसको सही करके नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ काट रहा हूं बेटा, सही करके नहीं लिखूंगा। वो कहां पर सिखाऊंगा, ऑफ प्रपोजिशन में सिखा दूंगा। चलो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। लिविंग थिंग्स में आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा बच्चे। जगह बिल्कुल क्यों आ जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने यहां पर यूज किया, जब मैं यहां पर लिखूंगा रोहित फ्रेंड, तो ये बात बिल्कुल समझ आई, क्योंकि रोहित अपने आप में क्या है, लिविंग। अगर लिविंग है तो उसके लिए अपोस्ट्रोफे एस आप वहां यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो बातचीत आगे देखते हैं मेरे बच्चे। अगर बातचीत में आ जाए आपके पास प्लांट या आपके पास ट्री, सो बच्चा कंफ्यूज होता है, सर मैं प्लांट और ट्री को किस में कंसीडर करूं। मेरे बच्चे याद रखना, वो इसके साथ भी यूज नहीं करते अपोस्ट्रोफे एस। इसका मतलब प्लांट और ट्री के लिए भी आप अपोस्ट्रोफे एस यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब लिविंग में सिर्फ कौन आए, ह्यूमन बींग्स आए, उनके अलावा नहीं। कैसे, जैसे आपने बोला मेरे बच्चे मैंगोज ट्री, अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ दिखेगा मैंगोज ट्री, तो मुझे बताओ अपने आप में गलत हुआ, सही हुआ। आंसर बिल्कुल सही आया मेरे बच्चे, ये बिल्कुल गलत हुआ।
क्यों? क्योंकि मैंगोज ट्री, मैंने कहा बेटा प्लांट या ट्री जब आप इनका जिक्र करें तो उस केस में अपोस्ट्रोफी इन पे ना लगाएं, वो चीज कतई गलत है। सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग में आएगा, और जिसमें आप किस में कंसीडर करोगे, जो उसको आप ह्यूमन बींग्स को कंसीडर करोगे। ठीक है मेरे भाई, चलो बातचीत करते हैं आगे। तो सर इसको अगर मुझे करेक्ट करना हो बेटा, मैं ये यहां करेक्ट करा देता हूं, बिल्कुल आसान है। क्या करो, ध्यान दो बच्चे, ट्री लिखो। हाँ, सो ट्री अपने आप में क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक है, मुझे बताओ वो ट्री है तो है किसका? आपने बोला सर मैंगो का है, तो मैंने लिख दिया मैंगो ट्री, मैंने लिख दिया मैंगो ट्री। सो जब आपने यहां डिसाइड किया सर ट्री है, बिल्कुल है, मैंगो का है, मैंगो ट्री लिख दो। सो जब आपने मैंगो ट्री लिखा, तो बच्चे ट्री अपने आप में क्या हुआ, नाउन। नाउन से पहले क्या आया, मैंगो। सो मैंगो उस नाउन के बारे में तो बता रहा है, ट्री है, किसका है, मैंगो का है, मैंगो ट्री। इसका मतलब बेटा ये हुआ नाउन। अगर ये इसके बारे में बता रहा है तो ये इसका अपने आप में क्या हुआ, मॉडिफायर। बेटा आप इसको मॉडिफायर बोल दो या आप इसको क्या बोल दो, एडजेक्टिव बोल दो। बेहद अच्छे बच्चे हो, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। तो ये गलत होगा, सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चे इसमें यूज नहीं कर रहा मैं, द ट्री ऑफ मैंगो मैं जान पूछ के नहीं यूज कर रहा, पहले ऑफ समझाऊंगा तभी तो उसको यूज करूंगा ना बेटा, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा द लेग्स ऑफ द टेबल, बिल्कुल नहीं बोला। क्यों? जब इसको समझाऊंगा मैं तब कराऊंगा। अभी सिर्फ जो जो पॉइंट बता रहा हूं उसको आप बिल्कुल बेहद अच्छे से सीखते हुए चलो। ठीक है, चलो जी, बात आती है समझ यहां तक। बेटा यहां तक एक बार वाइंड अप करता हूं, ध्यान से सुनना। बेटा हमने कौन सा केस स्टार्ट किया, जेनिटिव केस। चलो मेरे साथ साथ पेन कॉपी छोड़ दो, बिल्कुल कॉपी नहीं। चलो जी पेन कॉपी छोड़ो, ध्यान दो। एक बार वाइंड अप करता हूं, फिर इसके आगे की कहानी बनाता हूं। बेटा जेनेटिव केस, जेनेटिव केस किसको दिखाता है, पजेशन, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, पजेसिव केस। बेटा पजेशन कितने तरीके से दिखाई जाती है, दो, या तो अपोस्ट्रोफे एस, या किससे दिखाते हैं, ऑफ प्रपोजिशन से। इसका मतलब मैंने इसको कितने पार्ट में बांटा, दो। एक तो मुझे सिखाना है यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे एस, और एक मुझे किसका यूज सिखाना है, ऑफ प्रपोजिशन का। मैंने स्टार्ट किया अपोस्ट्रोफे एस। अपोस्ट्रोफे एस मुझे बताओ अपोस्ट्रोफे एस कैसे लगाते हैं? आपने बोला सर नाउन अपोस्ट्रोफे एस, और उस नाउन की क्या लिख दो, पोजीशन। छोटी सी बात इस पॉइंट में बताई। चलो फिर इसको अगला पॉइंट बना लेते हैं बेटा, इसको भी अगला पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, इस छोटे से पॉइंट में मैंने क्या बताई, नाउन लगाओ, अपोस्ट्रोफे एस लगाओ, और इसकी क्या दिखा दो, पोजीशन। बिल्कुल सिंपल यूज सीखा। फिर मैं अगले पॉइंट पे गया। बेटा जब आप अपोस्ट्रोफे लगाओगे तो ये जो आने वाला नाउन है ये अपने आप में क्या होना चाहिए, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो हम कंसीडर कर रहे हैं तो हमने देखा उसमें नॉन लिविंग थिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गलत होगा। फिर हमने देखा बेटा किसको कंसीडर नहीं करना, प्लांट और ट्री को भी कंसीडर नहीं करना। अगर बच्चे हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या मैं मैंगोज ट्री लिखता हुआ सही लगूंगा, गलत? हमने देखा बेटा बिल्कुल गलत होगा। सो मैंगोज ट्री को कैसे ठीक करें, मैंगो ट्री लिख दो। मैंने बोला मैंगो ट्री लिखने से क्यों ठीक हो गया कि सर ट्री अपने आप में क्या हुआ, नाउन, उससे पहले मैंगो ट्री, तो मैंगो उसका क्या बन गया बच्चे, नाउन का मॉडिफायर। मेरे बच्चे नाउन का मॉडिफायर अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। सो आप इस मॉडिफायर को एक और नाम क्या दे सकते हो, एडजेक्टिव। आसान हो गया मेरे बच्चे। चलिए अब इसी में एक छोटू सा पॉइंट और ऐड कर दे आपका गुरु। चलो देखो सर हम इस लिविंग थिंग्स में हमने देखा किसको कंसीडर कर रहे हैं, पर्सन को। हम बेटा लिविंग थिंग्स में किसको कंसीडर कर रहे हैं, पर्सन को। मैंने बोला बिल्कुल सही। अगर सर कोई जानवर हुआ तो, अगर कोई जानवर हुआ तो क्या करेंगे, मैंने बोला बहुत अच्छे मेरे बच्चे। इसका मतलब हम यहाँ पर्सन्स को और साथ साथ किसको कंसीडर करके चलेंगे मेरे बच्चे, एनिमल्स को। मतलब पर्सन भी कंसीडर होगा और एनिमल्स भी कंसीडर किए जाएंगे। तो क्या अगर एनिमल पे किसी पे आप अपोस्ट्रोफे एस देखते हो तो गलत होगा या सही होगा? आंसर क्या आया मेरे बच्चे, बिल्कुल सही होगा, चाहे पर्सन हो चाहे एनिमल हो। बट क्या कंसीडर नहीं करना, नॉन लिविंग थिंग। क्या कंसीडर नहीं करना, प्लांट और ट्री। क्या सर अपोस्ट्रोफे एस का यूज खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं बच्चे, अभी आज की क्लास भी लगेगी और कल की क्लास भी लगेगी। इतना आसान नहीं है, बट आप और आपका ये गुरु मिलकर इसको क्या कर देंगे, आसान। एक बार नजर डालो बच्चे, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है जी। मुकुल इट्स मी के बारे में बता दो सर। इट्स मी बेटे मैं ये बताऊंगा प्रोनाउन में, प्रोनाउन में आएगा। ठीक है जी।
आप लोग जो डाउट पूछते हो ना बेटा, वो आगे पढ़ाना होता है मेरे को, आते ही आते हैं। कैसे, जैसे अभी बहुत सारे बच्चों के अर्थ है सर एनिमल का क्या करेंगे, जबकि मुझे वो आगे बताना था, आगे आना ही आना है। ठीक है ना, बेफिक्र हो। ऐसे कैसे हो जाएगा बच्चे, मैं पढ़ाऊंगा और आपका कोई डाउट रह जाएगा, रह ही नहीं सकता। इतने सालों का एक्सपीरियंस है बच्चे, आपको पता है हम ऑफलाइन, हमारा सेंटर है प्रूडेंस कोचिंग सेंटर, ऑल ओवर इंडिया 160 प्लस उसकी ब्रांचेस हैं। इतने साल से हम वहां उनको कंसीडर कर रहे हैं। सो कैसे आप लोगों का डाउट आ जाएगा। हो गया जी आसान। चलो कितने हमने, पॉइंट 1 और 2, 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, किसके बारे में, अपोस्ट्रोफे एस के बारे में। ठीक है जी, रहता है। जल्दी कर जल्दी कर, थोड़ी सी देर और वेट कर लेता हूं। साथ के साथ भी आप कॉपी कर सकते हो, मतलब अगर आप सुनते हुए कॉपी कर लो तो बच्चे, नाउन है भी थोड़ा सा आप टैकल कर लो इन चीजों को। ठीक है जी, चलो अब तो हो गया होगा। चलो जी, अब अपोस्ट्रोफेस के नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बेटा पॉइंट में 1 2 3 मत लिखना, वरना वही कंफ्यूजन हो जाएगी। पॉइंट 1 2 3 कैसे क्या लिखें, पॉइंट पॉइंट लिखते चलो बेटा। और ये पता है मैं सेपरेट अलग अलग पॉइंट क्यों करा देता हूं, ताकि मुश्किल चीज टुकड़ों में पढ़े, एक साथ वो खिचड़ी ना बन जाए। ठीक है, इंग्लिश तो बेटा नेम ऑफ लैंग्वेज हो गया ना, लैंग्वेज का नाम हो गया। बच्चा पूछ रहा हो फील ओनली में आएगा क्या, नेम हो गया ना, तो पर्टिकुलर अपने आप में लैंग्वेज मानो उसको, सब्जेक्ट तो है नहीं है। देखो जी, अगर हम बात करते हैं पॉइंट इसकी, इसमें मैं क्या सिखाने वाला हूं, बातचीत को उसी चीज से आगे लेते हैं। जब आप एक नाउन यूज करते हैं, बिल्कुल आप उस पे अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, बिल्कुल, और उसके बाद आप उसकी क्या लिख देते हैं, पोजेशन। ये देखिए, तो पिछले पॉइंट में क्या क्या चीजें कंसीडर हो सकती है हमने वो देखी। अब ये जो नाउन है, अगर इस नाउन के साथ अपोस्ट्रोफे एस मिलकर हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर दे, अगर हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर दे, तो जैसे ही वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा तो आप इससे अपोस्ट्रोफे एस में से आप एस को करेंगे गायब और खाली छोड़ेंगे अपोस्ट्रोफे। आप एस को करेंगे गायब और खाली छोड़ेंगे अपोस्ट्रोफे। बात बड़े ध्यान से सुनना, क्या करना है, जब नाउन पर आप अपोस्ट्रोफे भी यूज करें और उसके बाद लगाएं एस और आप उसके बाद उसकी पोजीशन लिख दें। बट ऐसा करने से क्या हो जाए मेरे भाई, कि जो ये नाउन बन रहा है ये एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, उससे होगा क्या, उस लैंग्वेज का वसूल है मेरे बच्चे, ये नहीं कि खाली लिख भर लो। अरे लैंग्वेज है तो बोली भी जाएगी, अगर बोलते टाइम वो चीज क्लियर ही नहीं, आप उसको प्रोनाउंस कर पाए, अगर क्लियर ही प्रोनाउंस नहीं हुई तो हमने उसी में से उस चीज को हटा दिया एस को और खाली क्या लिख दिया, अपोस्ट्रोफे। ठीक है जी, वेरी गुड। सो चेक करते हैं जरा, चलो राकेश सर का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो जी राकेश सर ने लिख कार और मैंने लिख दिया राकेश कार। ठीक है मेरे भाई, चलो जी कार दिला देते हैं सर को। देखो कार दिला दी मैंने सर को, क्या बन गया ये, राकेश कार। तो एक बात बताओ, इसमें क्या हम समझ पाए, राकेश कार मतलब राकेश पहले ही शे पे एंड हो रहा है, फिर एक और एस लिख दिया। सो जब आप दोनों को एक साथ बोलने की कोशिश करोगे, जरा पढ़ना कैसे बोलेंगे, राकेश। क्लियर हो गया ना, ना गड़बड़ हो जाएगी, बस 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 शांत हो जाओ। तो इसका मतलब है कैसे साउंड आए, हिसिंग साउंड आए, हिसिंग साउंड आए तो क्या हुआ, राकेश कार। हाँ तुम लोग मत करो, आजू बाजू बच्चा होगा काम खराब कर देगा।
ध्यान दो। तो राकेश कार में हिसिंग साउंड आई, जब हिसिंग साउंड एक बनी तो बच्चे इस टाइप से, इसका मतलब वहां से वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर पाया बोलते टाइम। सो उन्होंने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, इस बेकार सी चीज, इस बेकार सी साउंड को अवॉइड करने के लिए क्या हटा दिया, अपोस्ट्रोफे, एस में से क्या हटा दिया, एस, और खाली क्या रखा, अपोस्ट्रोफे। इसका मतलब ये बन जाएगा अपने आप में मुझे क्या लिखना चाहिए, राकेश, पर क्या आया, अपोस्ट्रोफे, और उसके बाद पोजीशन आपने क्या लिख दी, कार। बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। इसका मतलब जब आप नाउन पे अपोस्ट्रोफे वहां पर लगा चुके होते हो, उसको फिर अवॉइड करने के लिए हिसिंग साउंड को आप एस हटा देते हो और बच्चे छोड़ क्या देते हो, सिर्फ अपोस्ट्रोफे। यहां तक की बात आपके पल्ले पड़ती है, बिल्कुल आसान से। ठीक है जी, चलिए मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है, यहां तक देख लेते हैं। आसान है जी, चलो। तुम्हें भी गाड़ी दिला दूं बेटा, तुम्हें क्या दिला दूं, अभी थोड़े दिनों में तुमने सिलेबस खत्म करना है, फिर तुम्हारा सिलेक्शन होना है, फिर सैलरी आनी चालू, और तुम भी कार ले लेना। ठीक है मेरे बच्चे, चलो जी। तो ये चीज यहां तक हमने अंडरस्टैंड की। तो ये अगला एक छोटा सा पॉइंट आपके लिए पेश था, उस पेशकश को आपने समझ लिया होगा। बट यहां से एक चीज का एक मैटर उठ के आता है, उस मैटर को बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना बेटा। ये है लैंग्वेज, ये है लैंग्वेज। लैंग्वेज में ऐसा करना क्यों चाहिए, ध्यान रखना। लैंग्वेज का काम सिर्फ लिखने का नहीं होता, लैंग्वेज का काम अपने आप में बोलना भी होता है। लैंग्वेज का काम खाली लिखना नहीं होता, अपने आप में बोलना भी होता है। अगर कोई चीज बोली नहीं जाएगी तो वो चीज लिखी भी नहीं जाएगी। उसको अवॉइड करने के लिए राकेश में हमने अपोस्ट्रोफी लगाया और वहां से इसको क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब आगे सुनो, बिल्कुल रॉन्ग होगा बेटा, ये चीज रॉन्ग है, यहां पर एग्जाम में एरर माना जाएगा, ये चीज रॉन्ग है। ठीक है, बट बातचीत में इसी पॉइंट में मेरे बच्चे मैंने लिखा एक नोट, मैंने लिखा एक नोट, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा एक नोट बेटा, महेश, गणेश, ठीक है, रमेश, कोई भी शय ऐसे अगर साउंड खड़ी होंगी तो अपने आप से हिजिंग साउंड ही देगी तो वो कट जाएगा। ठीक है, बट बात को बड़े ध्यान से सुनो। अगर आप यहां सपोज करो गणेश लिख दो, रमेश लिख दो, कोई भी शय से अगर अपने आप ही गणेश कार, गणेश में भी कैसे आप अपोस्ट्रोफे बोल पाओगे, आप बोलोगे गणेश कार, गणेश में भी तो नहीं बोल पाओगे ना, तो उस चीज के लिए भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इस बात को सुनना, ठीक है। अभी देखो, इसी में खत्म नहीं हुआ, अब इस चीज को नोट करके हम आगे सीखने की कोशिश करते हैं। देखो जी, इसी से नोट क्या आया, बात बड़े पते की है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। जब आप किसी नाउन को यूज करते हैं, ठीक है, नाउन को यूज करते हैं और आप नाउन का प्लूरल बनाते हो, ठीक है, जब आप नाउन को यूज करते हैं और नाउन का क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, सो जब आप प्लूरल बनाते हैं तो आप क्या करते हो, नाउन लिखते हो और नाउन के बाद आप क्या लगाते हो, एस। नाउन पे आप क्या लगाते हो, एस। ठीक है, फिर एक और अपोस्ट्रोफे और फिर एस, और फिर आप लिखो उसकी पोजीशन। यार ये तो चक्कर गलत हो गया, ये तो चक्कर गलत हो गया बेटा। इसी पॉइंट से ये पॉइंट चुरा रहा हूं मैं, इसी पॉइंट से ये पॉइंट चुरा रहा हूं, इसलिए नोट करके लिखा, पॉइंट अलग नहीं है, पॉइंट सेम है। हमने एक पॉइंट क्या देखा, क्या साउंड अवॉइड करनी है, हिजिंग साउंड अवॉइड करनी है। अगर अवॉइड करनी है तो आपको राकेश कार ना बोल के, राकेश कार ना बोल के क्या बोलोगे, राकेश कार। ठीक है, पहली चीज, जब आप ये चीज लिखोगे बेटा, लिखते टाइम ये आएगा, बोलते टाइम तो राकेश कार इज न्यू। एक बच्चा पूछ रहा है सर बोलेंगे कैसे, यहां अपोस्ट्रोफे को बोलते टाइम तो राकेश कार ही बोलोगे, रामस्कार बोलते हो, रामस्कार। ठीक है, बट जब आप राकेश कार बोलोगे तो राकेश कार, तो बोलते टाइम आप ये तो बोल पाओगे मेरे बच्चे, रामस्कार, तो ये तो आप बोल पाओगे, बट बोलते टाइम आपको ऐसे ही बोलना है, राकेश कार। ठीक है मेरे बच्चे, चलो। अब है, पूछ रहे थे ना बोलते कैसे, बोलते ऐसे बेटा, राकेश कार। लिखते टाइम अपोस्ट्रोफे का ध्यान रखना, एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। अगर ये आया, ऐसे आ गया तो बेटा एरर है, आपको यहां अपोस्ट्रोफे लगाना पड़ेगा। चलो वापसी करते हैं। फिर मैंने इस नोट में क्या समझाया, इसी से ये नोट है बच्चे, जब आप कोई नाउन यूज करें, हाँ, और नाउन का क्या बनाए, प्लूरल। जब आप नाउन का प्लूरल बनाते हो तो कई नाउन में प्लूरल कैसे बनता है, एस लगकर। अगर उसमें एक एस तो आपने प्लूरल लगाते टाइम लगा लिया, अपोस्ट्रोफे एस फिर आ गया, यार ये तो बदतमीजी हो गई, आप इसे इसको रहने दो, उसको हटा दो, खाली क्या आएगा, अपोस्ट्रोफे। बात बड़े ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। सपोज करो मैंने लिखा बॉयज कार,
बॉयज कार। तो कितने लड़के हैं? एक लड़का है। कितनी कार है? एक ही कार है। सही हो गया, क्योंकि हिसिंग साउंड तो नहीं बनी। अब सपोज करो मेरे बच्चे ज्यादा लड़के हों, ज्यादा लड़के हों तो आप क्या लिखोगे? बॉयज। और ज्यादा कार्स हो तो आप कार का क्या कर दोगे? कार्स। तो आपने क्या लिखा? बॉयज कार्स। बट एक बात बताओ, जब आप इस पे अपोस्ट्रोफे लगाओगे और एस लगाओगे, मेरे भाई एक तो एस आ गया प्लूरल करते टाइम, और एक एस आपने अपोस्ट्रोफे एस वाला लगा दिया। अरे ये तो हिसिंग साउंड फिर से बन गई, ये तो हिसिंग साउंड फिर से बन गई। अगर ये फिर से बन गई तो मुझे क्या करना है? हिसिंग साउंड को अवॉइड करना है। अगर इस साउंड को मैं अवॉइड करूंगा तो मुझे क्या हटाना पड़ेगा? ऐसा हटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये खाली ऐसे लिखा जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखोगे बच्चे, बॉयज अपोस्ट्रोफे कार्स, बॉयज अपोस्ट्रोफे कार्स। बात देखना, मैं एक एक स्टेप से कैसे समझाते हुए चलता हूं, ठीक है? तो ऊपर हमने क्या किया बेटा? हिसिंग साउंड कैसे बन सकती है? सर पहले से ही कोई ऐसा नाउन हो, हाँ उसका नाम ही ऐसा हो, ठीक है ना? गणेश, परवेश, हितेश, नितेश, जीवेश, ठीक है, कलेश कुछ भी नाम हो, कमलेश। तो कैसे भी जब आप उसका नाम रखते जाओगे तो वो पहले ही शे साउंड पे खत्म होगा। अगर जब हम पहले ही उसे से साउंड पे खत्म कर रहे हैं तो उस पे अपोस्ट्रोफे एस ना लगा के आप खाली क्या लगाओ? अपोस्ट्रोफे लगाओ। फिर उसको आगे बातचीत ना करो, तो ये चीज यहां पर हो जाती है। क्लियर हो गया ना? तो उसको अवॉइड करने के लिए खाली अपोस्ट्रोफे लगाया। अच्छा, एक और हिसिंग साउंड कैसे बन सकती है? सर हिसिंग साउंड ऐसे बन सकती है कि नाउन पर हम अपोस्ट्रोफे एस लगा रहे हैं, हाँ, उस नाउन का प्लूरल करें, हाँ, अरे प्लूरल करते टाइम एस ना आ जाए। सो आप प्लूरल करते टाइम एस को उसको तो रखोगे, बट अपोस्ट्रोफे एस बाद वाले एस को क्या कर दोगे? हटा दोगे। आसान हो गया ना मेरे भाई? चलो आगे करेंगे बातचीत। चलो, एक चीज इसी नोट से अगला नोट आ गया। क्या यहां बच्चे खामाखा का रूल बना के खड़ा कर लेता है? बेटा क्या रूल बनाता है? वो रूल बना देता है, इसका मतलब सर प्लूरल नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस नहीं आता। इसका मतलब प्लूरल नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस नहीं आता, अपोस्ट्रोफे आता है। गलत है बच्चे, ये प्लूरल नाउन नहीं बोला मैंने बेटा, वो नाउन जिनको एस लगाकर प्लूरल करो। एक बात मुझे आंसर करके देखो, क्या नाउन का प्लूरल एस लगकर होता है? आपने बोला सर ऐसा जरूरी तो नहीं है। बेटा नाउन का प्लूरल एस लगकर भी होता है। नाउन का प्लूरल कोई एक तरीके से तो नहीं होता, कई तरीके से होता है। तो बच्चे उन तरीकों को भी ध्यान रखना। यहां खामखा का एक रूल लपाड़ा मत तैयार कर लेना कि प्लूरल नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस नहीं, अपोस्ट्रोफे आता है, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं यहां बोल दूं मेंस, ठीक है, कार, तो बताओ ये एक आदमी है या ज्यादा आदमी है? आपने बोला सर एक आदमी है, आपने बोला सही है। चलो अगर ज्यादा आदमी हो सपोज करो तो आप MEN करोगे, अपोस्ट्रोफे लगाओगे, एस लगाओगे। सपोज उनकी ज्यादा कार है, आपने क्या लिख दिया? कार्स। एक बात बताओ, क्या हिसिंग साउंड आई या नहीं आई? आपने बोला सर हिसिंग साउंड नहीं आई। तो मेरे बच्चे ये बताओ, क्या ये सही है, ठीक है, या ये सही है? पहले वाला सही है या सेकंड वाला सही है? तो हमने बोला सर सेकंड वाला बिल्कुल गलत है। क्यों? आपने खाली अपोस्ट्रोफे लगाया, हाँ, तो बट वहां हिसिंग साउंड तो आ ही नहीं रही थी। बच्चे अगर हिसिंग साउंड नहीं आ रही थी तो ये तो गलत किया आपने, ये अपने आप में सही होगा। इसका मतलब यहां से ये रूल लपाड़ा मत खड़ा कर लेना कि प्लूरल नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस नहीं आता। मैंने ये नहीं बोला मेरे बच्चे, मैंने बोला वो नाउन जिसका प्लूरल आप करते हैं और क्या लगाकर प्लूरल होता है? एस या ES लगाकर। सपोज उसका प्लूरल हो रहा हो, जब एस या ES लगाकर उसका प्लूरल होगा तो एक एस अपने आप मिल जाएगा, हाँ, तो दूसरे वाला एस वहां नहीं बोल पाओगे तो वो गलत, खाली क्या आएगा? अपोस्ट्रोफे। आसान है। बट अगर वहां कुछ ऐसा नाउन आ जाए जिसका प्लूरल एस लगकर ना हो, प्लूरल करने के नाउन के अपने अपने तरीके हैं, नाउन नंबर में मैं आपको डिस्कशन पे डालूंगा। तो अगर ऐसा हो तो सर उसमें क्या अपोस्ट्रोफे एस, मैंने बोला मेरे बच्चे वहां आएगा अपोस्ट्रोफे एस। हुआ ना जी काम आसान? बिल्कुल बात को ध्यान रखना। बेटा मनोज कार गलत है, मनोज आएगा ना, अपोस्ट्रोफे एस लगाना पड़ेगा आपको। चलो दूसरी बात करते हैं। फिर बच्चे का एक डाउट आता है, सर हम कई बार ऐसे लिखा हुआ दिखते हैं बॉयज
बॉयज पीजी, बहुत जगह हम जो है इस चीज को पढ़ते हैं बॉयज पीजी, तो क्या ये गलत है या सही है? बिल्कुल गलत हो गया मेरे बच्चे। क्या गलत हो गया? अरे बॉयज पीजी अपोस्ट्रोफे कहाँ खा गए? तो वो नोटिस की लैंग्वेज होती है बच्चे, उसमें गलती है, उनको ऐसे लिखना चाहिए बॉयज पीजी, बट इस अपोस्ट्रोफे को वो अवॉइड कर देते हैं हेडिंग्स बनाने के चक्कर में। बट एग्जैक्टली एक बच्चे जो डाउट पूछ रहा है वो ये होगा बेटा, ये चीज अपने आप में गलत है। आसान हुई ना कहानी? तो एक बात बताओ, अपोस्ट्रोफे के बारे में कितने हमने पॉइंट्स के लिए? 3 पॉइंट शायद यहां तक हुए हैं। पॉइंट क्या क्या सीखा? अपोस्ट्रोफे नाउन, अपोस्ट्रोफे एज पोजेशन। दूसरे पॉइंट में बेटा लिविंग थिंग्स आएगा, लिविंग थिंग्स में पर्सन और एनिमल कंसीडर किए गए, प्लांट एंड ट्रीज नहीं आया मेरे बच्चे, और उसके बाद हमने देखा कि उसमें नॉन लिविंग थिंग भी नहीं आया। फिर इस पॉइंट में क्या देखा? अगर नाउन अपोस्ट्रोफे एस लेता है और हिजिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए दूसरा एस हटाओ। ऐसा तब करना है जब हिजिंग साउंड कब आएगी? जब पहले से ही कोई नाउन किस पर खत्म हो? शय, और एक और शय आ जाए, स या शय कैसे भी। दूसरा हमने क्या देखा? क्या बता बच्चे? नाउन का प्लूरल करते टाइम एस आए, फिर से हिजिंग साउंड अवॉइड करो। आसान हो गया। फिर हमने इस चीज को देखा, फिर इसमें एक और पॉइंट हमने इस नोट को देखा। इस नोट में क्या सीखा मेरे बच्चे? कि सर जब नाउन का ऐसे प्लूरल करते हैं तो उसमें भी हमें ध्यान देना होता है, क्या पता वो एस पर खत्म ना हो रहा हो, और वो चीज हम ये बच्चा यहां से कोई रूल ना बना ले, और यहां से वो रूल क्या बना लेगा मेरे बच्चे? वहां से रूल बना लेगा कि नाउन प्लूरल नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस मत लगाओ, ऐसा भी नहीं है। तीनों पॉइंट आसान हो गए। चलिए मेरे बच्चे बात करते हैं अगले एक छोटे से नोट की, फिर हम इस चीज को खत्म करते हैं। नोट की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि इसी का नोट है बच्चे, इसी पॉइंट का नोट है। हिजिंग साउंड के मैंने कितने पॉइंट दिए आपको? 2 पॉइंट दिए, ठीक है। हिजिंग साउंड के मैंने 2 पॉइंट दिए। बेटा ये कुछ नहीं है, ये कुछ और है, बाद में सिखाऊंगा मैम में, ये कुछ और है, अपोस्ट्रोफे नहीं है मेरे बच्चे, ये कुछ और है। चलो जी, तो हिजिंग साउंड में पहला नोट क्या आया? ये वाला। दूसरा नोट क्या आया? ये वाला। बेटा तीसरा नोट सीख लो। हिजिंग साउंड में कितने नोट कराए मैंने? 3। पहला नोट प्लूरल वाला, दूसरा नोट प्लूरल एस ना कुछ और लग के हो जाए, क्लियर है? अब एक छोटा सा 1 मिनट का बात है, उसको सुनो फिर छुट्टी करते हैं मेरे बच्चे। इस नोट में मैं क्या सिखा रहा हूं, ध्यान देना। कई बार होते हैं पोइट, उनके नेम होते हैं, उन पर अपोस्ट्रोफे एस आ जाता है, ठीक है, भले ही हिजिंग साउंड हो। अब ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया गया होगा? ध्यान से सुनना बच्चे। पोइट कौन होते हैं? याद रखना, पोइट वो इंसान है जो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को लैंग्वेज में लिखता है, ठीक है। सो उसे हक दिया गया है लैंग्वेज में कि वो लैंग्वेज के साथ छेड़छाड़ कर सके, क्योंकि जब आप लैंग्वेज से छेड़छाड़ करोगे तभी तो कुछ बनता है। होते हैं ना ये झील सी आंखें, अरे आंखें झील सी हो सकती हैं क्या? जा झील है, डूब जा, मर जा, तो डूब के मर जा, क्या झील से आंखें हो सकती हैं बच्चे? ये कहते हैं सोने जैसे बाल। अबे सोने जैसे बाल कैसे हो सकते हैं? इम्पॉसिबल है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पोइट जो होते हैं उनको लैंग्वेज में बच्चे छूट दी गई है कि लैंग्वेज में वो कुछ चेंजेस भले ही कर लें, और उस लैंग्वेज को और स्ट्रॉन्ग या अच्छा या एक बेहतर दिखाने के लिए वो इन चीजों को यूज कर लेते हैं। जब वो इन चीजों को यूज कर लेते हैं तो उनको थोड़ा सा हक दिया गया है, और उनका हक का उन्होंने फायदा उठाते हुए, जैसे सपोज करो हमारे एक पोइट हैं कीट्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या इनके नाम में पहले से एस है? आपने बोला हाँ सर एस है, नेम ऑफ पोइट है, इनके नाम में तो पहले से एस है, बिल्कुल मेरे बच्चे। फिर मैंने क्या लगाया? अपोस्ट्रोफे, फिर क्या लगाया? एस, और मैंने लिख दिया पोएम्स, ठीक है। तो हमारा तो ध्यान गया, अरे ये क्या बदतमीजी हुई। मैंने कहा क्या हो गया? अरे सर कीट्स पोएम्स, ये तो अपोस्ट्रोफे एस तो हिजिंग साउंड ला रहा है। मैंने बोला बिल्कुल ला रहा है, बट बेटा ध्यान दो वो किसका नाम है? पोइट का नाम है, और पोइट को लैंग्वेज में क्या दी गई है? छूट दी गई है, ताकि वो लैंग्वेज को और ज्यादा मॉडिफाई करके बातों को कहीं से रिलेट कर पाए, जिसमें लिटरल और नॉन लिटरल मीनिंग होता है। कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा पर्सोनिफिकेशन जब समझाऊंगा, ठीक है। सो उसमें उनको हक होता है, सो उन हक का वो फायदा उठाते हैं और अपने नाम के बाद क्या यूज कर लेते हैं? अपोस्ट्रोफे एस, भले ही क्या आ रही हो? हिजिंग साउंड। तो क्या वो गलत है या सही है? सही है।
वो चीज सही है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, तो सर इससे एग्जामिनर क्या पूछेगा? इससे एग्जामिनर कुछ नहीं पूछता बच्चे। एग्जाम में ये चीज वो इसलिए नहीं देता क्योंकि इस चीज का कोई ग्रामेटिकल तौर पे नहीं है। इसमें तो रट्टू तोता बच्चा भी पास हो जाएगा पहले ही। तो क्या सर अब हम नेम ऑफ पॉइंट घर पे बैठ के याद करना चालू कर दें? बैठूं और याद करूं कि ये क्या है कहानी? ऐसे याद नहीं करना मेरे बच्चे, आपने उनको याद नहीं करना। इससे एग्जाम में कुछ नहीं पूछता। वो चीजें वहां से पूछेगा जहां से कुछ सीखने सिखाने का है, वहां से नहीं पूछेगा जहां से रटने रटाने का है। क्लियर ना? तो ये चीज यहां थी। अब आसान हुआ? क्लियर है? चलो, इसका मतलब ये था कि मैंने आज आपको अपोस्ट्रोफी एस स्टार्ट कर दिया यूज, और अपोस्ट्रोफी एस के 3 पॉइंट देखे जिसमें हिजिंग साउंड में 3 नोट थे बच्चे, वो मैंने आपके यहां कराए। अब अगले पॉइंट को जानने के लिए आप आए कल। अब चर्चा करेंगे इसकी कल की क्लास में चर्चा करते हैं। आज 5 मिनट जल्द की ज्यादा ही मैंने पढ़ा दिया। सो अब कल की क्लास में यहां से चर्चा करेंगे, ठीक है जी? कोई डाउट है तो फटाक से पूछे। मजा आया कि नहीं आया? हैंड रेज करो। हो गया? मजा आ गया? चल गया काम? गजब। चलिए मेरे बच्चे, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप घर पे बैठे आराम से पढ़ें। लाइव मैं आऊंगा यूट्यूब पे रात को 9:45 या 10 बजे, मतलब उसी के बीच में 9:45 पे ही कोशिश करूंगा या 10 बजे, ठीक है जी? बस आ गया। चलिए बाय बाय, टेक केयर। घर से बाहर तब निकले जब बेहद जरूरी हो। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखो मेरे बच्चे। बाय बाय, टेक केयर, शट डाउन।